फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर एक और बहुत बड़ी जॉब सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट की। जी हाँ, सोशल मीडिया अभी तो आप यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ बात करने के लिए, लेकिन काफ़ी कंपनीज़ ऐसी हैं कि जो अच्छे खासे पैसे पे करती हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में, उनके फेसबुक पेज को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूँगा और बताऊँगा कि कम्युनिटी मैनेजमेंट से मुराद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं, मतलब आप उसके साथ क्या-क्या काम कर सकते हैं और क्या-क्या फ़ायदे ले सकते हैं, और एक अच्छा कम्युनिटी मैनेजर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज कम्युनिटी मैनेजमेंट। कम्युनिटी मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक ब्रांड जो है उसकी एक फैमिली होती है और उस फैमिली को वो रखता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि फेसबुक है। फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या इसके अलावा लिंक्डइन है। उस कम्युनिटी को मैनेज करना या उस कम्युनिटी को मैनेज करने का नाम है कम्युनिटी मैनेजमेंट। तो ब्रांड या एक कंपनी आपको ये कहती है कि ये हमारा फेसबुक पेज है, इसका आप एक्सेस लीजिए, और इसके ऊपर जो हमारे कस्टमर्स बैठे हैं या यूजर्स बैठे हैं या जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए और इंटरेक्ट करके हमारी कंपनी का नाम और बेहतर कीजिए। अब दोस्तों, कम्युनिटी मैनेजमेंट को तो आपको पता लग गया कि वो क्या चीज़ है, लेकिन कम्युनिटी मैनेजमेंट करने से कंपनी को अचीव क्या हो रहा होता है? सबसे बड़ी जो उसके अंदर अचीवमेंट है कंपनी के लिए वो है इंगेजमेंट। यानी कि जो जितने फॉलोअर्स हैं उस कंपनी के कम्युनिटी के अंदर या उस कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेज के ऊपर, उनके साथ कंपनी एंगेज कर सकती है। तो एज ए डिजिटल मार्केटर आपकी जॉब ये होगी कि आपने डेली उसकी वेबसाइट पे जाना है या उसके फेसबुक पेज पे जाना है और देखते हैं कि लोग उसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं और आप किस तरीके से उनकी मज़ीद हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ बात करके। उनके क्वेश्चंस भी होंगे और कभी-कभार वो लोग आपसे नाराज़ भी होंगे, जिसके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ग्रोथ। आपकी जॉब एज़ ए डिजिटल मार्केटर ये भी होगी कि उस कम्युनिटी को बड़ा किस तरीके से करना है। आपने खाली उस कम्युनिटी को ये नहीं देखना कि उसके अंदर 1 लाख लोग हैं, तो बस 1 लाख हैं, तो 1 लाख ही रहें, नहीं। आपने 1 से 1.5 लाख लोगों के लाइक्स किस तरीके से लेकर आने, उस पेज के ऊपर लाइक्स कैसे बढ़ाने हैं और जो पोस्ट उसके ऊपर हो रही है, उसके ऊपर कैसे लाइक्स बढ़ाने हैं, ये भी एज़ ए डिजिटल मार्केटर आपकी जॉब होगी, जो उस कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग का मुराद ये है कि आप लोगों की बातें एक्चुअली सुन रहे हैं। सुनने से क्या मुराद मैं ले रहा हूँ? यानी कि आप बैठकर उनके कमेंट्स को पढ़ रहे हैं और कमेंट्स पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि फॉलोअर्स आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। फॉलोअर्स का फीडबैक क्या है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और फिर आप उस सारे के सारे डाटा को लेके फ्यूचर में कंपनी को बता सकते हैं कि आपने अब प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड ये डिसीजंस लेने हैं। ये होता है लिसनिंग का सबसे बड़ा फायदा। और एंड के अंदर दोस्तों, जो सबसे बड़ा एम है कंपनी के लिए वो है एनरिचिंग। एनरिचिंग से क्या मुराद है? हर कस्टमर्स या हर फॉलोअर की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कम्युनिटी को यूज करके उस कस्टमर की प्रॉब्लम को जान सकते हैं और फिर कस्टमर को एनरिच कर सकते हैं वैल्यू देके, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज देके या उस कस्टमर को हेलो बोल के, और कस्टमर की एक वैल्यू क्रिएट होगी जिससे ब्रांड का एक अपना नाम भी बढ़ेगा। दोस्तों, इससे अगर हम आगे चलें तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा कम्युनिटी मैनेजर बनने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, और ये आपने बड़े गौर से सुनना है। सबसे पहली जो चीज है, जो मेरी सबसे फेवरेट है, वो है प्रायोरिटाइज एक्टिव टाइम। अब अगर आप एक कपड़ा बेचने वाली या एक टी शर्ट बेचने वाली कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एज ए डिजिटल मार्केटियर, और उस कंपनी की सेल सबसे ज्यादा होती है रात को 11 से लेकर सुबह 2 बजे तक, तो आप एज ए डिजिटल मार्केटर क्या सुबह 9 से 5 उस कंपनी के फेसबुक को मैनेज कर रहे होंगे या रात को 11 से 2 मैनेज कर रहे होंगे? आपको एक्टिव टाइम देखना है कि कस्टमर या यूजर सबसे ज्यादा एक्टिव किस टाइम होता है। अगर रात को 11 से 2 हो रहा है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप 11 से 2 एक्टिव रहें, लोगों के सवालों के जवाब दें और कंपनी का नाम जो है, कंपनी का ब्रांड जो है, उसको बेहतर बनाएं। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास है मेंशन बेस्ट यूजर्स। ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, मैं तो पर्सनली इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। आपने अक्सर लोगों के फेसबुक पेज पे या कंपनीज के फेसबुक पेज पे देखा होगा कि उस कंपनी का जो सबसे लॉयल कस्टमर है, यानी कि सबसे चहीदा कस्टमर है, कि जो उस कंपनी के पेज के ऊपर पोस्ट भी सबसे ज्यादा करता है, हो सकता है बातचीत भी सबसे ज्यादा करता हो और फीडबैक भी सबसे अच्छा देता हो, कंपनी अक्सर महीने के बाद या हफ्ते के बाद या 15 दिनों के बाद उस बेस्ट यूजर का नाम अवार्ड के तौर के ऊपर अपनी पेज के ऊपर शेयर करती है। और जब वो शेयर करती है तो उससे जो बाकी यूजर्स होते हैं, उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और अचीवमेंट भी आती है, और वो कोशिश करते हैं कि इन द फ्यूचर हमारा भी नाम इस वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर आए। उससे आगे दोस्तों अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि लर्न टू से सॉरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी यहाँ लिखा हुआ है, जो एक गुड कम्युनिटी मैनेजर के लिए बड़ा जरूरी है। आप जब कस्टमर से बात करें तो उसमें वो लोग भी होंगे जो आपसे नाराज होंगे, तो सॉरी कहना सीख लीजिए, क्योंकि आप तो उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको तो नहीं पता कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और कंपनी कनाडा की है, लेकिन
आपको सॉरी कहना पड़ेगा और उन कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, इससे अगर हम आगे चलें, तो आप अगर मेरे पीछे देखें तो मैंने लिखा हुआ है प्रिपेयर फॉर एफएक्यूज। ये एफएक्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग सा और अजीब सा लफ्ज़ है। एफएक्यूज से मुराद है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आप अपने एक्सपीरियंस में देखेंगे कि कस्टमर या यूजर्स आपके सोशल मीडिया पेज के ऊपर बेतहाशा पूछते हैं। उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनके आंसर्स रेडी रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी किसी ने आपसे वो सवाल पूछा, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वो आंसर और कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं आंसर आगे उस पर्टिकुलर यूज़र को। और इससे आगे दोस्तों हमारे पास अगला पॉइंट आता है प्रोडक्ट नॉलेज का। कंपनी के बारे में रिसर्च करें और आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। नॉलेज के अंदर आपकी ग्रिप प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पता हो कंपनी के ओवरऑल प्रोसेस कैसे हैं, कंपनी अपने कस्टमर के साथ कैसे डील करती है, क्योंकि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके बाद है हमारे पास यूज़ पर्सनल चैट एंड ईमेल का। अक्सर लोग कहते हैं कि आप ईमेल को यूज़ ना करें। मेरी आपको सजेशन होगी कि जब आप ईमेल यूज़ करते हैं तो कस्टमर के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। जब कस्टमर के साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है तो कस्टमर बड़ा खुल के आपके साथ बात करता है और आपकी सपोर्ट भी करता है और आपकी भी करेगा और आपके ब्रांड की भी करेगा। और लास्ट के अंदर दोस्तों हमारे पास पॉइंट है अलाउ क्रॉस टॉक का। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। आप ऐसा कंटेंट शेयर करें और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने फेसबुक पेज के ऊपर या कंपनी के फेसबुक पेज के ऊपर कि जो कस्टमर्स हैं या यूजर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टॉक कर सकें और ओपनली टॉक कर सकें। जब वो टॉक करेंगे तो क्या होगा? जब वो टॉक करेंगे तो आपके पास लिसनिंग स्किल्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और कंपनी को बता सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रही थी और ये उन लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। हमारी कंपनी की आवाज़ बनिए। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी जॉब है ब्लॉग मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट की। यानी कि कंपनी आपको कहती है कि आप हमारी इंटरेस्ट रिलेटेड वेबसाइट बनाइए और हमारी यूजर्स और कस्टमर्स के साथ उसके ऊपर रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करके शेयर कीजिए। अब दोस्तों इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग से दरअसल मुराद क्या है, एक ब्लॉगर करता क्या है, ब्लॉग बनता कैसे है और एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दोस्तों पहला मेरा आपसे सवाल है, व्हाट एक्चुअली इज ब्लॉग? ब्लॉग से मुराद ये है कि शेयरिंग कंटेंट ऑन स्पेसिफिक टॉपिक ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट। आप एक वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक कंटेंट या एक इंटरेस्ट रिलेटेड मटेरियल आप शेयर करते हैं जो कंपनी आपको बता रही होती है। अब एक ब्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, एक ब्लॉग बहुत इंटरैक्टिव होता है। ये इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव से क्या मुराद है? इंफॉर्मेटिव से मुराद ये है कि आप उस ब्लॉग के ऊपर जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं यानी कि जो मटेरियल शेयर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तभी तो लोग उसके अंदर इंटरेस्ट रखेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, यानी कि लोग आपसे उसके बारे में बात कर सकें, सवाल पूछ सकें और आप उसके सवालों का जवाब दे सकें। अब दोस्तों अगर हम आगे चलें तो एक ब्लॉगर का दिन में क्या काम होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या-क्या होती हैं और फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर एक ब्लॉगर का मतलब क्या है, आइए उसके ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं। सबसे पहली जॉब जो ब्लॉगर की होती है वो होती है पोस्टिंग कंटेंट यानी कि इंटरेस्टिंग कंटेंट। आपको कंटेंट अक्सर लिखना भी पड़ता है। कंपनी आपको अपनी रिक्वायरमेंट देती है कि हम हो सकता है कि एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है जो डेंटिस्ट का इक्विपमेंट बनाती है। तो आप हमारा एक ब्लॉग बनाइए जिसके अंदर डेंटिस्ट रिलेटेड या मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड या डेंटिस्ट के इक्विपमेंट के रिलेटेड आप उसके बारे में चीज़ें लिखें। तो आपकी जॉब एज ए ब्लॉगर सबसे बड़ी ये होगी कि आप पोस्ट करेंगे, कंटेंट पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे उस वेबसाइट के ऊपर जो यूजर्स उसको पढ़ सकें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंटरेक्शन विद द रीडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जब पोस्ट कर दी, अब पोस्ट करने के बाद आपने उसको खाली छोड़ना तो नहीं। अब आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं, मशीन्स के साथ तो नहीं कर रहे। तो वो जो ह्यूमंस हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट रखते हैं उन सब पोस्ट के अंदर जो आप उसके पोस्ट कर रहे हैं। तो एज ए ब्लॉगर आपकी ड्यूटी ये भी होगी कि आप उन लोगों के सवालों का जवाब दें और कंटिन्यूस अपडेट रखें उनको उस मटेरियल के साथ जो आप पोस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम आगे चलें तो आगे हम देखते हैं कि एक ब्लॉग को बनाने का तरीका क्या है या आप एक ब्लॉग बना कैसे सकते हैं। इसके ऊपर हम इस कोर्स में डिटेल में आगे टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और सबसे बड़ा दुनिया का टूल जो है वन ऑफ द बिगेस्ट वन इज blogger.com। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि blogger.com के अंदर अपनी स्किल्स को डेवलप करें और उसके थ्रू आप ब्लॉग्स बड़े आराम से और आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये ब्लॉग्स बनाने के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है
आपने जब प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आती है सेटिंग द थीम। थीम से मुराद ये है कि उस ब्लॉग के कलर्स कैसे होने चाहिए। अगर वो कलर्स अट्रैक्टिव होंगे तो यूजर्स जो हैं उसको पढ़ना भी पसंद करेंगे। अगर वो कलर्स जो हैं वो डल हैं, सोए सोए हैं, तो यूजर्स जो है उसको ना पढ़ना पसंद करेंगे, ना उस वेबसाइट पे या उस ब्लॉग पे आना पसंद करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है क्रिएटिंग द कंटेंट। जब आपने ब्लॉग का प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर लिया और कलर्स भी सिलेक्ट कर लिए तो कंटेंट के बारे में कभी ना भूलिएगा। अगर आपकी कंटेंट की स्ट्रेटजी कोई नहीं है, आप कह रहे हैं जी मैं रोज सुबह उठूंगा, रोज सुबह उठ के कंटेंट बना लूंगा, आप कभी भी सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन सकते। हमेशा प्लान कीजिए और प्लान करके कंटेंट बनाना शुरू कीजिए। इससे आगे अगर हम चलें तो प्रमोशन की बात आती है, यानी कि अपने ब्लॉग को प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा। आपको कंपनी ने खाली ब्लॉग के ऊपर पोस्टिंग की जॉब नहीं दी, उसको यूजर्स तक पहुंचाने की भी जॉब दी है। तो आप डिस्प्ले एड्स को यूज कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने ब्लॉग को प्रमोट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्लॉग की तरफ आए। दोस्तों इससे अगर हम आगे चलें तो आगे हम चल के देखते हैं कि एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बी कंसिस्टेंट। जैसा मैंने पहले कहा कि अपना प्लान बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि दिन दिन के अंदर किस टाइम मैंने वेबसाइट पे बैठ के ब्लॉग के बारे में लिखना है और ब्लॉग के ऊपर लिखना है। तो कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। और कंसिस्टेंट अगर आप होंगे तो दुनिया के अंदर कोई भी अगर आपको जॉब दे दे तो आप उसके अंदर बड़े सक्सेसफुली उस जॉब को पूरा कर सकते हैं। उससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास है वैल्यूएबल कंटेंट। कंटेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग के ऊपर लिख रहे हैं, यूजर्स उसको पढ़ नहीं रहे। नहीं, हर कंटेंट को केयरफुली देखिए। जब आप उसको केयरफुली देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूजर्स का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जब यूजर्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ब्लॉग की रीच ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आगे है हमारे पास शेक थिंग्स अप, मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट। शेक थिंग्स अप से मुराद ये है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट ओरिएंटेड आर्टिकल्स ही लिखें ब्लॉग के ऊपर। नहीं, पिक्चर्स को यूज करें, ग्राफिक्स को यूज करें और ग्राफिक्स को यूज करके उस ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाएं। उसके बाद है दोस्तों जेन्युइन रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनको रिस्पॉन्स करें और मशीनी अंदाज में रिस्पॉन्स ना करें, ह्यूमन बन के रिस्पॉन्स करें। लोगों को ये पसंद है। और लास्ट के अंदर दोस्तों जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेबल्स का इस्तेमाल। अगर आप लेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपका ब्लॉग कभी भी एक सक्सेसफुल ब्लॉग नहीं बन सकता। क्यों? ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि लेबल का इस्तेमाल करें। लेबल्स ये वही कीवर्ड्स हैं कि जो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। तो अगर आपके ब्लॉग के ऊपर अच्छे लेबल्स दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका ब्लॉग गूगल की सर्च में टॉप पे अपीयर होगा और यूजर्स ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के ऊपर आएंगे। और एंड के अंदर दोस्तों हमारे पास है राइटिंग स्टाइल। अगर आप उन लोगों के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं कि जिनका राइटिंग स्टाइल या पढ़ने का अंदाज जो है वो बड़ा सिंपल है, इंग्लिश के कंटेंट रिलेटेड आपने ब्लॉग बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर इंग्लिश के आर्टिकल्स आप पोस्ट करते हैं, इंग्लिश की जो टिप्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए वो आप पोस्ट करते हैं। अगर आप उसमें आपने डिफिकल्ट इंग्लिश यूज़ की हुई है तो यूज़र कभी भी आपके ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा देर तक बैठेगा नहीं, ना उस ब्लॉग को इन द फ्यूचर यूज़ करेगा। तो दोस्तों इन टिप्स को ज़हन में रखिएगा। और ये कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए हैं वो ब्लॉग बनाने के लिए और डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर एक बहुत कॉमन जॉब है जिसका नाम है एड क्रिएशन या एड कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारी कंपनीज आपको नजर आएंगी कि जो बड़े अच्छे पैसे देती हैं अगर आप उनके लिए एड क्रिएशन करके दें। एड क्रिएशन से मुराद क्या है? सिंपल, इश्तिहारात बनाना। और इश्तिहारात बना के इंटरनेट की पावर को यूज करके यूजर्स तक उन इश्तिहारात को पहुंचाना। अब ये इश्तिहारात किस किस तरह के हैं हम इस सेशन के अंदर देखेंगे और आप किस तरीके से अच्छे इश्तिहारात बना सकते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ एड्स की तरफ। हमारे पास सबसे कॉमन टाइप ऑफ एड्स में पहली टाइप है डिस्प्ले एड्स की। डिस्प्ले एड्स से मुराद वो एड्स हैं जो वेबसाइट के ऊपर एक कॉर्नर में आपको नजर आ रही होती है। और डिस्प्ले एड्स डिफरेंट तरह की होती हैं। पहली टाइप ऑफ डिस्प्ले एड्स जो आपके पीछे नजर आ रही हैं वो होती हैं स्टैटिक एड्स। स्टैटिक एड से क्या मुराद है या स्टैटिक से क्या मुराद है? ये वो एड्स हैं या वो इश्तिहारात हैं कि जो एक पिक्चर की फॉर्म में आपको नजर आते हैं एक वेबसाइट के ऊपर। अगर वो आपको एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहार पसंद आता है तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और वो आपको लैंडिंग पेज पे ले जाता है उस वेबसाइट के ऊपर जो उस कंपनी की होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है टेक्स्ट एड्स की। ये टेक्स्ट एड्स जो है इसके अंदर पिक्चर्स नहीं होती,
खाली टेक्स्ट होता है, यानी कि अल्फाज होते हैं। ये भी आपको अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर ऊपर साइड पे ये नीचे नजर आ रही होती हैं। तीसरी हमारे पास कॉमन टाइप है पॉपअप एड्स की। ये कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको नजर आएंगी। पॉपअप एड से मुराद क्या होती है? पॉपअप एड से मुराद ये होती है कि जब आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखा और वेबसाइट ओपन हुई, तो वेबसाइट के कंटेंट को सर्च करने से पहले आपके सामने एक स्क्रीन नजर आती है, जो एक एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में होती है। अक्सर पाकिस्तान का एक मशहूर अखबार जो ऑनलाइन है, उसकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं, तो आपको ज़्यादातर पॉपअप एड्स वहां नजर आती हैं। अगर आपको वो इश्तिहार पसंद आया तो आप उसको उस पर क्लिक करते हैं, तो आप उस ब्रांड की वेबसाइट पे चले जाते हैं। वरना उसके ऊपर एक क्रॉस होता है राइट कॉर्नर में छोटा सा, उसको आप जो अगर प्रेस करें तो वो एड वहां से खत्म हो जाती है। जो चौथी ऐड है उसको हम कहते हैं फ्लैश एड्स। ये हम यूज करते हैं लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते। फ्लैश एड से मुराद है वीडियो एड्स। आपकी वेबसाइट के ऊपर अक्सर जब आप लॉग इन करते हैं, ये वेबसाइट का एड्रेस लिख के उस वेबसाइट पे पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ छोटी सी वीडियोस चलना शुरू हो जाती हैं। इनको हम फ्लैश एड्स का नाम देते हैं। अब दोस्तों, इससे अगर हम आगे चलें तो डिस्प्ले एड्स के अलावा जो ज्यादा कॉमन जॉब्स आपको मिलती हैं, वो होती हैं सोशल मीडिया एड्स की। जिस तरह का नाम सजेस्ट करता है, सोशल मीडिया एड से मुराद है कि वो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि जिनको आप यूज करके अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर कंपनीज पैसे दे के आपको कहती हैं कि हमारे इश्तेहारात चलाओ। और अक्सर अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लें, तो आपकी न्यूज़ फीड के अंदर जिधर आपके दोस्तों की अपडेट्स आ रही होती हैं, साथ साथ आपको कंपनीज की भी अपडेट आ रही होती हैं। और इन एड्स को या इन इश्तेहारात को हम कहते हैं सोशल मीडिया एड्स। अब सोशल मीडिया एड्स से आगे अगर हम बात करें, तो बड़ी कॉमन है सर्च इंजन एड्स। सर्च इंजन एड्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सर्च इंजन से मुराद है गूगल का। अगर हम नाम लें तो गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो गूगल के ऊपर अपीयर हो रही हैं, जब आप कोई लफ्ज लिखते हैं तो उनको कहते हैं हम सर्च इंजन एड्स, यानी कि गूगल के ऊपर अपीयर होने वाले इश्तेहारात, जो ज्यादातर अगर हम देखें तो टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर होते हैं। आपको सर्च की जो लिस्ट आ रही होती है उसके अंदर वो नजर आ रहे होते हैं। इसके बाद रीटारगेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो एड्स की दुनिया के अंदर बड़ा पॉपुलर है। अक्सर आपको जॉब्स रीटारगेटिंग की भी मिलेंगी। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। रीटारगेटिंग उन एड्स को कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी की किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वो कंपनी अपना पैगाम आपके कंप्यूटर के अंदर कुकीज़ की फॉर्म में सेव कर देती है। अब आपने उस कंपनी की वेबसाइट को दोबारा तो एक्सेस नहीं किया, आप किसी और वेबसाइट पे बैठे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके राइट या लेफ्ट पे स्क्रीन के ऊपर उस कंपनी की एड चल रही होगी। इसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग एड्स। तो दोस्तों, इन एड्स के अलावा और इन एड्स को पावरफुल बनाने के लिए मैं आपको 3 टिप्स देता हूं, और ये 3 टिप्स आपने ज़हन के अंदर रखनी है। पहली टिप जो है वो है रिसर्च। हमेशा रिसर्च कीजिए। अगर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो रिसर्च कीजिए कि उससे मिलते-जुलते ब्रांड्स अपनी एड्स किस तरीके से बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास यूज़ वैरायटी, यानी कि आपकी जितनी एड्स हैं उसके अंदर कंटेंट क्रिएटिव होना चाहिए और वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही तरह का फ्लेवर हो सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट्स में। और सबसे एंड के अंदर जो मेरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, वो है अडेप्टेशन या अडेप्ट। अडेप्ट करें सिचुएशन को, अडेप्ट करें। अगर 23 मार्च आ रहा है तो 23 मार्च को अडेप्ट करके अपनी एड्स बनाएं और कंटेंट कस्टमर्स तक और यूजर्स तक पहुंचाएं। तीपा मम। नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उर्दू सही तरीके से बोल सकता हूँ। ये एक्चुअली उर्दू का लफ्ज है नहीं। मेरा 2 साल का बच्चा है जिसने अभी अभी बोलना शुरू किया है, और एक दिन घर में मैं था तो मैंने सुना कि उसने ये लफ्ज यूज किया तीपा मम। अब मुझे तो नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन घर के अंदर एक ऐसा शख्स या ऐसा इंसान मौजूद था कि जो समझ गया कि बच्चे को क्या चाहिए। गैस करें वो कौन होगा? जी हाँ, बिल्कुल, उसकी माँ। तीपा मम से मुराद था मीठा शरबत। अब अल्लाह जाने कि वो तीपा पम के साथ मीठे शरबत को कैसे कनेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं सका, उसकी माँ समझी। इसी तरीके से जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है तो सिर्फ उसकी माँ समझती है कि उसकी लैंग्वेज दर हकीकत है क्या। इसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो उस कंपनी की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं जार्गन्स। तो डिजिटल मार्केटिंग की भी एक अपनी लैंग्वेज है जिसको जार्गन्स कहा जाता है। तो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे उन जार्गन्स की कि आपके पास स्किल्स भी मौजूद हैं और टूल्स भी मौजूद हैं और अच्छा माइंडसेट भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज क्या है। तो फिर तो ये तो अच्छी बात नहीं।
तो आइए देखते हैं कि वो जार्गन्स कौन कौन से हैं और इसको अपने आप जहन में रखिए। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमें नजर आता है टॉप पे लिखा हुआ कन्वर्जन रेट। अक्सर आप सुनेंगे जी कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, या उसके साथ कॉल टू एक्शन का अक्सर लफ्ज यूज होता है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आपने कोई चीज़ अपने फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पेज के ऊपर पोस्ट की, तो उसके साथ आपको अक्सर यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन नजर आता है। उसको कहते हैं हम कॉल टू एक्शन बटन। यानी कि जिस कंपनी ने उस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर पोस्ट किया, वो चाहती है कि लोग सब्सक्राइब करें जाकर उनके चैनल्स को। तो जो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके चैनल्स को, वो कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द व्यूअर्स, यानी वीडियो देखने वालों से, उनके पोटेंशियल क्लाइंट के अंदर, यानी फ्यूचर व्यूअर्स के हिसाब से। तो वो कॉल टू एक्शन का जो बटन है, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं कन्वर्जन रेट को, कि कन्वर्जन रेट ऊपर गया या नीचे गया, या बढ़ा या कम हुआ। इसके साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इंगेजमेंट रेट का। यानी कि जो वीडियो आपने पोस्ट की या इश्तिहार आपने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर, वो कितने लोगों ने देखा, उसके ऊपर कितनी लाइक्स आई, उसके ऊपर कितने कमेंट्स आए और वो कितना शेयर हुआ। इसके थ्रू आप तयन करते हैं कि इंगेजमेंट रेट आपकी पोस्ट का अच्छा था या बुरा था। आगे हम चल के देखते हैं इंप्रेशंस और रीच के अंदर फर्क। अब इंप्रेशन से मुराद क्या है कि काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पोस्ट एड हैज बीन डिस्प्लेड रिगार्डलेस वेदर इट हैज बीन क्लिक्ड और नॉट। आपने क्लिक किया या ना क्लिक किया, डज नॉट मैटर, वो एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। रीच जो है वो थोड़ी सी फर्क है। रीच से मुराद है काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स या काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिसीव्ड योर इंप्रेशन। कितने लोगों तक आपका वो पर्टिकुलर इश्तिहार या वो पर्टिकुलर पोस्ट पहुंची। हो सकता है एक बंदे के सामने आपकी एड के 4 या 5 इंप्रेशन आए हों। तो ये फर्क है रीच के अंदर और इंप्रेशन का। अगला कॉन्सेप्ट है अफिनिटीज का। अफिनिटीज कम यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जार्गन है। अफिनिटी से मुराद क्या है? अफिनिटी से मुराद यह है कि टॉपिक, पेजेस, इंटरेस्ट, कस्टमर लाइक अदर देन योर ओन पेज या योर ओन कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कस्टमर के बारे में रिसर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि और उस कस्टमर के क्या क्या इंटरेस्ट है और कौन कौन से पेज उसने लाइक किए हुए हैं। अक्सर हम सुनते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, ओहो ये टॉपिक बड़ा ट्रेंड हो गया, पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है और अफरीदी उधर छक्के मार रहा है और वो टॉपिक ट्रेंड हो गया। यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रही हैं, फेसबुक पे भी वीडियोस आ रही हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक का जार्गन बड़ा पॉपुलर है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक से मुराद ये है कि उस दिन या उस घंटे कौन से ऐसे कंटेंट है, कौन सा ऐसी वीडियो है या कौन सी ऐसी पोस्ट है जो इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा शेयर हो रही है। इससे हम अगर आगे चलें तो अगर आप मेरे पीछे देखें तो सेंटिमेंट, ये सेंटिमेंट से क्या मुराद है भाई? सेंटिमेंट से मुराद है जज्बात। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर के जज्बात क्या हैं, और ये लफ्ज़ डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये कैसे पता लगेगा आपको जज्बात का? कमेंट को पढ़ के। एक वीडियो मैंने देखी, उसके ऊपर मेरे हो सकता है कि हंसने वाले जज्बात हों। वही वीडियो अगर किसी और ने देखी तो हो सकता है उस वीडियो को देख के उसको गुस्सा आए। तो इसको हम कहते हैं सेंटिमेंट्स या सेंटिमेंट एनालिसिस। आगे है पेड मीडिया वर्सेस ओन मीडिया। बड़ा पॉपुलर जार्गन है जो यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग में। पेड मीडिया से मुराद है कि आपका इश्तिहार किसी और वेबसाइट के ऊपर आप पैसे दे के दिखा रहे हैं, जबकि ओन मीडिया जो है वो ओन मीडिया से मुराद ये है कि इश्तिहार आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपीयर हो रहा है। आगे चलिए तो आगे चल के हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट आता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से क्या मुराद है? इससे मुराद वो लोग हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पॉपुलर हैं। अक्सर लोग यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर आपको नजर आएंगे कि जिनका कंटेंट बहुत सारी दुनिया देखती है, इंजॉय करती है। कभी कभार वो हंसी मजाक वाला कंटेंट होता है, कभी कभार वो इमोशनल कंटेंट होता है। तो कुछ कंपनीज जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके अपना इश्तिहार लोगों तक पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि लोग उनको ऑलरेडी चूंकि देख रहे होते हैं, तो कंपनी के लिए आसान हो जाता है अपना इश्तिहार ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने। उससे आगे है जी हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड है चाबी टू योर वेबसाइट। जी हाँ, एसईओ के अंदर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये याद रखिए कि जब भी आपने एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करनी है तो उसके अंदर कीवर्ड का अल्फाज आपको बार बार सुनने को मिलेगा। मीम और वायरल, ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो आजकल की जनरेशन के अंदर बड़े कॉमन हो रहे हैं और बहुत सारी दुनिया जो है करंट जनरेशन में उसको यूज़ कर रही है। मीम कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अक्सर आपने फेसबुक पे देखा होगा कि एक पिक्चर है, उसके नीचे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, बड़ी फनी सी पिक्चर है, उसको हम मीम कहते हैं। और वायरल का मतलब है पॉपुलर होना, यानी कि वो पिक्चर जो पॉपुलर हो गई वो वायरल है।
और सबसे आखिर में हमारे पास आता है एनालिटिक्स या हिस्टोरिकल डाटा। बहुत सारे लोग आपसे बात करेंगे कि यार ये एनालिटिक्स होना चाहिए, डाटा एनालिटिक्स लाके दो, कंज्यूमर के बारे में बताओ एनालिटिक्स के थ्रू। कोई मुश्किल चीज नहीं। इससे मुराद ये है वो सारा डाटा जो वेबसाइट्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ा है आपकी कैंपेन के रिलेटेड, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो जो डाटा है उसको हम एनालिटिक्स कहते हैं, जिसको यूज करके आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने डिफरेंट जार्गन्स के बारे में बात की, डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बात की। आपने इसको याद रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या बात कर रहे हो तो आपको पता हो कि इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, और कंपनी को पता हो कि यार इसको टूल्स भी पता है, स्किल्स भी पता है, और ये तो हमारी लैंग्वेज भी जानता है। अब वो वक्त याद कीजिए जब आपने पहली दफा मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया था। क्या आप पहले ही दिन से अपने मोहल्ले की या अपने शहर की मेन रोड के ऊपर मोटरसाइकिल चलाते थे? नहीं। आपने यकीनन अपने घर के गैराज से मोटरसाइकिल को चलाना शुरू किया होगा, उसके बाद अपने घर के सामने छोटी रोड से, और फिर इवेंचुअली अपने शहर की, अपने गांव की सबसे बड़ी जो मेन रोड है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, वहां मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया होगा। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स बिगिनर्स के लिए कौन कौन सी हैं, इस सेशन के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो पता लग गया, और यह भी पता लग गया कि फ्रीलांसिंग की जॉब्स कौन सी वेबसाइट से देखनी है। लेकिन उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज से पहले कभी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स नहीं की, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ये देखें कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं कि जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को कह सकते हैं कि हम ये जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हम उस प्लेटफॉर्म को भी देखेंगे या उन प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट के अंदर है ऑफ कोर्स फेसबुक। फेसबुक को मैं इस वजह से बिगिनर्स की जॉब कहता हूं, या उन लोगों के लिए जिन्होंने आज से पहले डिजिटल मार्केटिंग के लिए कभी जॉब नहीं की, उनके लिए फेसबुक मैं इसलिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि फेसबुक हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर रहे होते हैं। अगर किसी ने यूज नहीं भी किया तो वो फेसबुक के बारे में कभी कभार जानता भी है। फेसबुक का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ह्यूज रीच, यानी कि आप ऑटोमेटिकली बिलियंस ऑफ लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। तो अगर आप फेसबुक के अंदर अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं फेसबुक की सारी जॉब्स कर सकता हूं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब फेसबुक के ऊपर किस किस तरीके की जॉब्स आपको आती हैं या आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके अंदर सबसे टॉप पे हमारे पास है एड कैंपेन्स यानी इश्तेहारात। उसके बाद है मार्केटिंग रिसर्च। कुछ कंपनीज आपको कहेंगी कि आप हमारे कस्टमर्स के साथ बात करें और हमारे दिए गए सवालात के ऊपर उनसे आंसर्स पूछें, और ये आपको करना होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि अपना ब्रांड या अपना जो कंपनी है वो कस्टमर के साथ जो कनेक्ट करना है ताकि कस्टमर आपकी कंपनी के क्लोज हों और आपकी कंपनी के साथ खुल के अपनी चीजें शेयर करें, क्वेश्चंस पूछें और एक रेगुलर कस्टमर बन सकें। उसके बाद आखिर में हमारे पास आता है इंगेजमेंट, कस्टमर से बात करना या यूजर से उनके फेस कंपनी के फेसबुक के ऊपर बैठ के यूजर से बात करना। इससे अगर हम आगे चलें तो इंस्टाग्राम नाम की एक ऐप है, मशहूर है, हम में से कुछ लोग उसको जानते हैं और कुछ उसको नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह ज्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन जरूरी बहुत है। इंस्टाग्राम के ऊपर सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, कुछ इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज के नाम से लोग होते हैं कि जिनको लोग फॉलो करते हैं। अब इन सेलिब्रिटीज के साथ आप क्या काम कर सकते हैं या एज ए डिजिटल मार्केटियर आप इंस्टाग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले उसके अंदर जो आप कर सकते हैं वो है सेलिब्रिटी फॉलोइंग का फायदा उठा सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। यानी कि अगर इंस्टाग्राम के ऊपर कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी है कि जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अपने चैनल के ऊपर दिखाएं और इसके बारे में लोगों को बताएं जो आपके फॉलोअर्स हैं, तो एज ए डिजिटल मार्केटर ये नौकरी या ये जॉब आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद इंस्टाग्राम का फायदा है लॉयल फैंस, यानी कि वो फॉलोअर्स के जो उन सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं वो सेलिब्रिटी के लॉयल हैं। तो अगर ब्रांड अपना मैसेज उस सेलिब्रिटी के थ्रू पहुंचा रहा है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उस सेलिब्रिटी के, वो बड़े गौर से उस ब्रांड की बात भी सुनेंगे। और एंड के अंदर हमारे पास आता है कॉस्ट इज बेटर। अब कॉस्ट इज बेटर की बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है।
टीवी के ऊपर अगर आपने किसी मॉडल को लेना हो तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है और वो कभी कभार वो कॉस्ट हाई भी होती है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पास ये फायदा है कि ये कॉस्ट लो होती है, यानी इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज जो हैं वो लो कॉस्ट के ऊपर आपके ब्रांड के लिए काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लेटफॉर्म है जी यूट्यूब का। हम सब जानते हैं इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू टेलीविजन, लेकिन टीवी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर आप वीडियो एड्स भी दिखाते हैं और अपनी कंपनी का कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर चला सकते हैं। फिर हम अगर इससे आगे चलें तो आगे हमारे पास आता है ट्विटर। अगेन फेसबुक के मुकाबले में ये सॉफ्टवेयर कंपैरेटिवली छोटा है, कम लोग यूज़ करते हैं इसको। ये पब्लिक सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर जब आपने अपने ब्रांड के बारे में एक हाइप क्रिएट करनी होती है, एक शोर क्रिएट करना होता है, तो आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर ट्विटर कौन यूज़ करता है? सोचिए, सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस। इसके बाद हमारे पास एंड के अंदर जो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है वो है ब्लॉगर डॉट कॉम का। ब्लॉगर डॉट कॉम वो सॉफ्टवेयर है कि जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स बनाते हैं। उन ब्लॉग्स के ऊपर आप स्पेसिफिक कंटेंट को शेयर करते हैं और उस कंटेंट जो होता है वो रिलेट कर रहा होता है आपकी स्टोरी के साथ या आपकी ब्रांड की स्टोरी के साथ। जिस तरीके से अगर आप कैमरा बनाने वाली कंपनी है तो आप अपनी कैमरे रिलेटेड न्यूज़ जो है उस ब्लॉग्स के ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने कुछ और चंद डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की। आगे चल के अगले सेशंस के अंदर मैं डिटेल में आपको उन जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो एक बिगिनर्स के लिए ज़रूरी हैं और उसके लिए स्किल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन बेचना कैसा है। मेरा मोबाइल बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और इसकी कीमत भी सबसे बेहतर है। तो ये भाई साहब जा रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं भाईजान सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये सबसे अच्छा है पूरी दुनिया के अंदर, इसकी कीमत सर इसकी कीमत बहुत मैं तो समझ रहा था मेरा मोबाइल सबसे अच्छा है और उसकी कीमत भी बहुत अच्छी है, लेकिन उन भाई साहब ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, लेकिन जो आगे जिसको मैं बेच रहा हूँ वो नहीं समझता कि मेरे मैसेज के अंदर कोई इफेक्टिवनेस है। क्यों? क्योंकि मैं नेगोशिएट अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको मोबाइल बेचना नहीं सिखा रहा, मैं आपको बताऊंगा कि अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से नेगोशिएट करना है अपने पोटेंशियल क्लाइंट के साथ फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर। और ये स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपके पास सारे के सारा टूल्स का नॉलेज है लेकिन अगर आप अच्छे नेगोशिएटर नहीं हैं तो आप हमेशा ऑन द लूजिंग साइड के ऊपर रहेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने नेगोशिएट करना है। ये है डू योर होमवर्क। ये स्कूल वाला होमवर्क नहीं है। जब आप क्लाइंट के साथ बात करने लगे हैं और नेगोशिएट करने लगे हैं तो देखें कि क्लाइंट ने पहले किस तरीके के प्रोजेक्ट्स किए। उस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं किस तरीके से हो रहे हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, कितनी प्राइस के हैं, इस सब के बारे में होमवर्क करें ताकि जब आप क्लाइंट के सामने बैठें तो क्लाइंट को पता हो कि यार ये जिस बंदे से मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ इसको पता है कि इसका मोबाइल सबसे अच्छा है और इसको पता है कि इसकी कीमत क्या है, तो वो फिर आपका मोबाइल ज़रूर खरीदेगा। मोबाइल इज़ एन एग्जाम्पल आपकी सर्विसेज। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है अवॉइड ईमेल। अच्छा ये बड़ा एक अजीब सा पॉइंट है, आप में से कुछ लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे कि भाई ईमेल तो हमारी मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और जिन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं वो तो सारे पाकिस्तान से हो सकता है बाहर बैठे हों, अंग्रेज़ी बोलते हैं, भाई मुझे तो डर भी लगता है अंग्रेज़ी बोलने के अंदर, तो मैं ईमेल के बगैर उनके साथ कैसे बात करूँगा। यूज़ वीडियो चैट। मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि जब आप किसी के सामने आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो आपका मैसेज ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका क्लाइंट या जो दूसरी साइड पे बैठा हुआ है टेबल के वो समझ सकता है। तो अगर आप वीडियो चैट कर सकते हैं स्काइप के थ्रू तो यूज़ इट, और ये ज़्यादा बेहतर मेथड है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। इससे आगे चलें तो हम देखते हैं आस्क क्वेश्चंस का एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। ये आस्क क्वेश्चंस क्या है भाई? सवालों से आपने नहीं घबराना। आस्क क्वेश्चंस, क्लाइंट से पूछें, हर चीज़ के बारे में पूछें। जो चीज़ आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं है, वो पूछें क्लाइंट से और क्लाइंट आपको उसका आंसर देगा। क्लाइंट को बल्कि पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो ये समझेगा कि आप अपनी जॉब अच्छे तरीके से करने के लिए उससे सवाल पूछ रहे हैं विच द क्लाइंट विल एक्चुअली लाइक। इससे आगे चलें तो स्कोप ऑफ असाइनमेंट। आस्किंग क्वेश्चंस के साथ स्कोप ऑफ असाइनमेंट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कितना काम करना है, तो वो जो काम है उसकी कितने की रिक्वायरमेंट है वो आप क्लाइंट से जब आप सवाल पूछेंगे तो क्लाइंट आपको उसके ऊपर जवाब देगा। इसे जब हम आगे चलते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्राइस नेगोशिएशन का, जिसके ऊपर हम में से ज़्यादातर लोग नेगोशिएट नहीं कर पाते।
या तो हम सोच रहे होते हैं जिस तरह मैं सोच रहा था स्टार्ट में कि भाई मेरा मोबाइल तो सबसे अच्छा है, इसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन दर हकीकत वो बात सही नहीं है। या हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई मुझे तो कुछ आता नहीं, ना मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, तो इसकी वजह से मैं सबसे कम प्राइस ही कोट करता हूँ क्लाइंट को। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो आपको पता होगा कि इस स्किल्स का किस प्राइस के साथ ताल्लुक है और वो प्राइस आप कोट करें क्लाइंट को, और क्लाइंट जब उसको कंपेयर करे बाकी लोगों के साथ फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर, तो आपका काम हमेशा टॉप के ऊपर आए। इसे आगे चलें तो ऑप्टिमिस्टिक का एक लफ्ज मैंने लिखा है, और ऑप्टिमिस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी हिम्मत ना हारें। अगर आपको एक प्रोजेक्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, उससे आगे चलें। वो प्रोजेक्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, उससे आगे चलें। लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और हमेशा दूर अंदेश बने। देखें द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी सुरंग के दूसरे पार जो लाइट है हमेशा उसको देखें। लास्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है बी रेडी टू वॉक। ये बी रेडी टू वॉक आप ऑलरेडी चलते भी होंगे, ये वो वाला वॉक नहीं है। जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ तो जहन में रखें कि जिस तरह आपको क्लाइंट की ज़रूरत है उसी तरीके से क्लाइंट को भी आपकी ज़रूरत है। तो कभी भी अपने वीक पॉइंट्स ना दें। अगर किसी स्टेज पे आप समझते हैं कि प्राइस नेगोशिएट नहीं हो पा रही, प्रोजेक्ट नेगोशिएट नहीं हो पा रहा, तो आप में ये करेज होनी चाहिए बी रेडी टू वॉक की, यानी कि बी रेडी टू वॉक आउट की। वॉक आउट कर जाए, कोई और प्रोजेक्ट आ जाएगा। और आपने हिम्मत नहीं हारनी, जैसा मैंने पहले कहा था, बी ऑप्टिमिस्टिक। और जब आप बी रेडी टू वॉक आउट करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और इन द फ्यूचर आप शायद हो सकता है कि उससे बेहतर तरीके के प्रोजेक्ट्स कर सकें। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने बात की कि नेगोशिएट कैसे करना है क्लाइंट के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इन स्किल्स को और इन टूल्स को और इन नेगोशिएशन टैक्टिक्स को अपने जहन में रखें और उसको यूज़ करें अपनी रोज़मर्रा फ्रीलांसिंग ज़िंदगी के अंदर। एक तरखान जितना मर्जी हुनरमंद हो, अगर उसके पास औजार नहीं है तो वो कभी भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता। अब आप जितने अच्छे डिजिटल मार्केटियर हों और आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और हुनर आप में बहुत है, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं उन स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो वो सब बेकार है। तो आइए सेशन के अंदर मैं आपको चंद टूल्स के बारे में बताऊंगा, चंद औजारों के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं इनको डिजिटल औजार का नाम देता हूं। सबसे पहले हमारे पास है सबसे पॉपुलर फेसबुक इनसाइट्स का टूल, जो हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे भी। अब फेसबुक इनसाइट्स के थ्रू आप मेजर कर रहे होते हैं अपनी पोस्ट की रीच को, यानी कि जो चीज़ आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर लोगों के साथ शेयर की वो कितने लोगों तक पहुंची। वायरलिटी, यानी कि आपने जो चीज़ लोगों तक शेयर की क्या वो पॉपुलर भी हुई या चंद लोगों ने उसको देखा और फिर उसको देखकर भूल गए। इसके बाद हमारे पास आता है लाइकनेस। अब आपने वीडियो तो शेयर कर दी या आपने कोई पिक्चर तो शेयर कर दी, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आई। उन्होंने देखी, उसको वायरल भी हुई, पॉपुलर भी हुई, लेकिन वो पसंद नहीं आई। तो आपकी कंपनी के लिए ये चीज़ ठीक नहीं। फेसबुक इनसाइट्स आपको ये भी बताता है कि क्या वो पिक्चर या वो वीडियो लोगों ने लाइक की, और अगर लाइक की तो उसके पीछे रीजंस क्या थी। इससे आगे अगर हम देखें तो हम देखते हैं कमेंट्स, लाइक, शेयर स्टैट्स एंड क्लिक स्टैट्स। ये सारे नंबर्स हैं जो आप अपने क्लाइंट को रेगुलर तरीके से और रेगुलर तौर के ऊपर प्रोवाइड कर रहे होंगे, और क्लाइंट इसको देख के फ्यूचर स्ट्रेटजी बना रहा होगा, यानी कि फ्यूचर का प्लान बना रहा होगा जो आपके साथ वो शेयर करेगा। एंड के अंदर हम देखें तो हमें नजर आ रहा है कस्टमर डेमोग्राफिक्स। ये मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फेसबुक इनसाइट्स का। इसके थ्रू आपको पता ये लगता है कि आपका जो कस्टमर है उसकी एज क्या है, वो रहता कहाँ है, वो क्या खाता है, उसकी कम्युनिटी क्या है, वो किन लोगों में उठता बैठता है, जिसको देखकर और जिसको समझ के आप अपनी फ्यूचर की सारी प्लानिंग और डिजिटल मार्केटिंग सही तरीके से कर सकते हैं। अब खाली फेसबुक का जिक्र यहाँ करना तो ठीक नहीं, इसके अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारे पास लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, लिंक्डइन ये प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है। यहाँ लोग जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, यहाँ कंपनीज जाती हैं एम्प्लॉयज़ को ढूंढने के लिए जिनको नौकरी देनी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर जो यूज़ हो रहा है, और आपको अक्सर लिंक्डइन की जॉब्स भी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा हमारे पास है इंस्टाग्राम। आप में से कुछ लोग उसको यूज़ भी करते होंगे। इंस्टाग्राम एक पिक्चर प्लेटफॉर्म है जिधर आप अपनी पिक्चर्स को शेयर करते हैं हैशटैग्स के साथ। फिर आता है ट्विटर। ट्विटर को पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियंस ने बड़ा मशहूर किया।
और अब पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के बाद ट्विटर की एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये खाली पॉलिटिशियंस के लिए महदूद नहीं, ट्विटर जो है वो टेक्स्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जिधर आप लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स यानी लिमिटेड नंबर ऑफ अल्फाजों के अंदर अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल आता है यूट्यूब स्टूडियो का, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग ना समझते हैं ना बताते हैं। आपने अक्सर देखी होंगी वीडियोस क्यूट बच्चों की, क्यूट बिल्लियों की यूट्यूब के ऊपर आपको मिलती हैं। अरे भाई, जो बंदा वो पोस्ट कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, उसको क्या फ़ायदा उसको करने का? जितने लोग उसको देखेंगे उतने पैसे वो कमाएगा, और वो होता है यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू, जो हम इस कोर्स के अंदर आगे चल के सीखेंगे भी। इससे अगर हम आगे चलें तो दो बड़े इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर या टूल्स जो आपको आने ज़रूरी हैं, उसके अंदर नंबर 1 आपके पास है गूगल एडवर्ड्स और नंबर 2 है गूगल एडसेंस। गूगल एडवर्ड्स वो सॉफ्टवेयर है कि जिसके थ्रू आप दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर अपनी इश्तेहारात या अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, और गूगल एडसेंस वो सॉफ्टवेयर है जिधर गूगल इश्तेहारात आपकी वेबसाइट के ऊपर दिखाता है। जितने इश्तेहारात आपकी वेबसाइट पे आएंगे, लोग उनको देखेंगे, उतनी ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। इससे अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टूल या सॉफ्टवेयर नज़र आता है जिसका नाम है blogger.com। blogger.com वो वेबसाइट है कि जिसके थ्रू आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए भी, अगर आपका किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। फिर हमारे पास है Taboola.com। अब Taboola ज़्यादातर लोग नहीं जानते। Taboola इज़ एक्चुअली ए वेबसाइट या प्लेटफॉर्म कि जिसके थ्रू आप नेटिव एडवर्टाइजिंग करते हैं। नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है? बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ मैंने आपको बता दिया। नेटिव एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजमेंट है, ये इश्तिहारात हैं कि जिसको देखते हुए आपको ऐसे ना लगे कि ये वाकई किसी कंपनी का इश्तिहार है। फॉर इंस्टेंस, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कोई गाना देख रहे हैं, और एकदम दरमियान में कोई और गाना चलना शुरू हो जाता है। अब वो जो दरमियान में आपको 30 सेकंड या 5 सेकंड के लिए वीडियो नज़र आ रही है, वो दर हकीकत इश्तिहार है। लेकिन सम टाइम्स या एट टाइम्स हमें ये फील नहीं होता कि वो इश्तिहार कोई कंपनी हमें दिखा रही है। आखिर के अंदर एक टूल ऐसा है जिसको हम कहते हैं मेलचिम्प। मेलचिम्प ईमेल वाला बंदर इसका दूसरा नाम है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट ईमेल के साथ है। जितनी आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं और ऑटोमेशन करते हैं, वो सारी मेलचिम्प के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे टूल्स जो मैंने आपको बताए, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे भी, और आपने बड़े गौर से ये देखना है कि कौन से ऐसे टूल हैं कि जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो वो जो मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ, वो दरअकीकत आपका इंटरेस्ट है। उसको आप लेके आगे चलें और उसके अंदर अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और उसके थ्रू अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाएं। जंग हो रही है, दो जनरल्स अपनी आर्मी के साथ आमने सामने हैं। एक जनरल ऐसा है कि जिसके पास हथियार दूसरे जनरल की निस्बत बेहतर हैं। तो क्या इससे इस चीज का तयन हो सकता है कि वो जनरल अपनी आर्मी के साथ उस जंग को जीतेगा? नहीं। खाली हथियार होना और स्किल्स होना जरूरी नहीं कि वो आपको वो जंग जिता सके। इसके लिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं माइंडसेट। अगर एक जनरल का माइंडसेट ड्यूरिंग द वॉर यानी जंग के दौरान दूसरे से बेहतर है, तो वो जंग कम हथियारों से भी जीत जाएगा, जिसकी बेतहाशा एग्जांपल्स मौजूद हैं हिस्ट्री के अंदर। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके पास स्किल्स और टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए लेकिन माइंडसेट नहीं, तो आप फिर भी एक अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। तो आइए सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कौन कौन से माइंडसेट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले, पीपल बिहेवियर। लोगों के बिहेवियर को जज करना और पढ़ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्यों? क्योंकि भाई, लोगों के साथ ही तो आपने इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ ही तो आपने एंगेज करना है। अगर आप लोगों को मशीन्स लेंगे तो आप कभी भी उनके बिहेवियर को पहचान नहीं सकते, ना ही जान सकते हैं। तो अपने कस्टमर को, अपने पोटेंशियल क्लाइंट को उसके जूतों में जाएं, उसके शू के अंदर जाकर सोचें कि उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, वो खाना क्या खाता है, वो कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है। तभी आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्रिएटिंग वैल्यू, जो हम अक्सर भूल जाते हैं।
हम कहते हैं कि भाई मैंने ये चीज़ बनाई, ये सबसे बेहतर चीज़ है मेरी निगाह के अंदर, कस्टमर के लिए इसकी वैल्यू हो या ना हो मेरे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं, आपके लिए डिजिटल मार्केटियर बनना अगर ज़रूरी है तो उसके अंदर क्लाइंट के लिए वैल्यू और कस्टमर के लिए वैल्यू, ये कस्टमर जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये कौन सा कस्टमर है? ये उस क्लाइंट का कस्टमर है, उसकी वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, गफूर साहब हैं, फैसलाबाद के पास रहते हैं कहीं, और जब भी उनकी फसल पकती है तो उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो वो जाते हैं टोयोटा के शोरूम में और जाके वहां से नई टोयोटा करोला खरीद लेते हैं। अब जब उनके पास पैसा है तो उनका माइंडसेट कुछ और है, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, उनके लिए वैल्यू का मतलब कुछ और है। लेकिन जब फसल के ऊपर पैसा लग रहा होता है और उनकी जेब में पैसा नहीं होता तो उनका माइंडसेट कुछ और होता है। तो एज ए अच्छा डिजिटल मार्केटियर आपको पता होना चाहिए कि गफूर साहब के पास जब पैसे हैं तो मुझे क्या दिखाना है, उनको कौन सा इश्तिहार दिखाना है, और जब पैसे नहीं हैं तो कौन सा इश्तिहार दिखाना है। इससे अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट का है, मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से मुराद क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से मुराद ये है कि आपको लोगों की प्रॉब्लम्स का पहले पता होना चाहिए और उनको आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। आपका इश्तिहार सिर्फ वही बंदा देखेगा कि जिसको वो प्रॉब्लम या तो फेस हो रही है या वो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले रिसर्च करें और देखें कि कस्टमर जो है आपका पोटेंशियल, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, और आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को यूज करके। अब सेशन एंड करने से पहले दोस्तों मैं 3 नसीहतें आपको करना चाहूंगा, और ये नसीहतें आपने बड़ी गौर से सुननी है। माइंडसेट की तो मैंने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा 3 ऐसी चीजें हैं कि जो आप अपने पल्ले बांध लें। पहली चीज क्रिएटिविटी। जो इंसान क्रिएटिव नहीं, वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। देखें अपने गिर्द दुनिया को, रिसर्च करें, समझें, अंडरस्टैंड करें, और जब आपको कोई चीज समझ लग जाए तो फिर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अडॉप्ट के साथ अगला लफ्ज मैंने लिखा हुआ है एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब है कि अगर चीजें चेंज हो रही हैं तो वक्त के साथ अपने आप को चेंज करें। ये ना है कहें कि जी मैंने फोटोशॉप का एक वर्जन सीख लिया था आज से 5 साल पहले तो अभी तक मैं उसी को यूज करूं। ऐसे नहीं होता। वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करें और एडेप्टिव बने। लास्ट जो है वो मैं आपको नसीहत जो करूंगा वो चैलेंज लविंग की है। अपने आप को चैलेंज दें, देखें कि मार्केट में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपकी स्किल्स को बढ़ा सकती हैं। डरिए मत, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको करें। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पहली दफा आप फेल होंगे, दूसरी दफा आप फेल होंगे, लेकिन एक ना एक दिन आएगा कि जब आप उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर होनहार हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आपके माइंडसेट को एक डिजिटल मार्केटिंग का माइंडसेट बना सकूं। शाहिद आफरीदी, उसको अगर आप कपड़े धोने वाला बैट भी देंगे तो वो उससे भी छक्के मारेगा। क्या वजह है भाई? कपड़े धोने वाले बैट से कैसे कोई छक्के मार सकता है? उसकी वजह यह है कि उसके पास स्किल्स है छक्के मारने की, यानी कि हुनर है। अब आपको यह भी पता लग गया कि मैंने जॉब्स फ्रीलांसिंग की कहां से लेनी है। यह भी पता लग गया कि उन जॉब्स, वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो टॉप ट्रेंडिंग है, जिसके ऊपर मुझे अपनी स्किल्स बनानी है। लेकिन आइए सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूं कि वो हुनर और स्किल्स कौन सी हैं कि जिसकी एक्विजिशन या जिसको एक्वायर करना या जिसको सीखना आपकी इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहली स्किल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिटी मैनेजमेंट की। मतलब एक ग्रोह को मैनेज करना, मतलब एक बरादरी को मैनेज करना। अब कैमरा बनाने वाली कंपनी है, उसकी एक बरादरी है, लेट्स से 2 लाख लोगों की। ये 2 लाख लोगों की बरादरी मुझे कैसे पता है कि उस कैमरा बनाने वाली कंपनी की है? क्योंकि उनके फेसबुक पेज के ऊपर 200,000 लाइक्स हैं, यानी कि 2 लाख लाइक्स हैं। तो वो जो 2 लाख लोग हैं वो उस कंपनी को रेगुलर फॉलो भी करते हैं, उसकी बताई हुई चीजों के ऊपर अमल भी करते हैं और वेट करते हैं कि कब वो कंपनी नया से नया कंटेंट शेयर करेगी अपने फेसबुक पेज के ऊपर। अब एज ए फ्रीलांसर आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बरादरी को मैनेज करने की, यानी कि आप उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको कंपनी बताएगी कि हमने अब ये चीज अपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है,
और आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। इसी कम्युनिटी मैनेजमेंट का अगला हिस्सा है पोस्टिंग स्किल्स। अब ये पोस्टिंग स्किल्स हर बंदे का काम नहीं। पोस्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको रिक्वायरमेंट है वो है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी पोस्ट कब करनी है और इसका फायदा किसको होगा। सेकेंडली, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से क्या मुराद लेते हैं आप? क्या टीवी के ऊपर चलने वाले इश्तिहारात को मैं यहां एडवर्टाइजिंग का नाम दे रहा हूं? नहीं। एडवर्टाइजिंग स्किल्स का मतलब है कि आप सर्च करें कि आपके क्लाइंट से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे कैसे बिक रहे हैं, उनके इश्तिहारात किस तरह के हैं। अब अगर आपने यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजिंग करनी है तो वो फ़र्क है, अगर आपने फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग करनी है तो वो बिल्कुल फ़र्क है। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स की, एडवर्टाइजिंग स्किल्स। इसके बाद हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है एक्विजिशन। बड़ा टेक्निकल किस्म का अंग्रेजी का वर्ड है एक्विजिशन, और भाई ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब है सेल्स। आपको सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं रियल लाइफ में तो आप डिजिटली भी उस स्किल को ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट्स हैं कि जहां जाके आप सेलिंग कर सकते हैं, इस कोर्स के अंदर हम आगे जाके उसके बारे में जिक्र करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें नजर आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटियर्स इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसको हमने मेजर भी करना है, और मेजरमेंट हमारी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट की स्किल हमेशा होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट को ये पता लग सके कि जो आप उसके लिए काम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको मेजर कैसे कर रहे हैं आप। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है क्लाइंट डीलिंग। क्लाइंट डीलिंग दर हकीकत सिर्फ इखलाक का नाम है। अगर आपको पता है कि मैंने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, अगर आपको पता है कि मैंने क्लाइंट के फीडबैक को किस तरीके से लेके अपने काम को इंप्रूव करना है, तो यू विल बिकम ए वेरी गुड डिजिटल मार्केटर इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। इससे अगर हम आगे चलें तो एड क्रिएशन, पोस्टिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर उसका शुमार होता है, उसके साथ हम उसको मिक्स करते हैं। लेकिन इसकी डिफरेंट तरीके की स्किल्स होती हैं जो इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे भी, और उसको सीख कर आप उसको अप्लाई करें। In the end, last but not the least, yet again, is blog creation. So blogs are those informally managed web page or websites that post content about similar types of ideas and topics. ये तो मैंने फेसबुक के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब मैं कम्युनिटी मैनेजमेंट की बात कर रहा था। नहीं, फेसबुक एक प्री डिसाइंड प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइडेड है, जिसके ऊपर डिफरेंट तरीके की कंपनीज अवेलेबल हैं। जबकि ब्लॉग्स वो वेबसाइट्स हैं जो कंपनी अपने रीडर्स के लिए बनाती है और उसके ऊपर कंटेंट को शेयर करती है जो रीडर जाकर उसको देखता है। अब एज ए फ्रीलांसर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग क्रिएशन आपकी एक जिम्मेदारी है, और आपको इसकी स्किल आनी चाहिए कि ब्लॉग्स कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है और उसके ऊपर पोस्ट क्या करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें और कंपनी को उसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने आपको डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताया। अब स्किल्स की एक आप लिस्ट बना लें और इस लिस्ट को आप मैच करें उन जॉब्स के साथ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ताकि आगे चल के आपको पता हो कि मैंने कौन सी स्किल किस जॉब के साथ अटैच करनी है और उसको सीखना है। अब आपका दिल तो कर रहा होगा कि यार मैं फटाफट नौकरी छोड़ूं और फ्रीलांसिंग की जॉब स्टार्ट करूं, लेकिन ठहरिए, फ्रीलांसिंग की जॉब स्टार्ट करने से पहले यह ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। तो आइए सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, और इन जॉब्स को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपने इस कोर्स के अंदर सीखनी है आगे चल के। तो आइए सबसे पहली जॉब के ऊपर नज़र डालते हैं, सोशल मीडिया एंड ब्लॉग क्रिएशन। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो वैसे भी बड़ा पॉपुलर है, और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर आपको बहुत सारी जॉब्स सोशल मीडिया और ब्लॉग क्रिएशन से मुतालिक मिलेंगी। इसके अंदर क्लाइंट आपसे बेसिकली रिक्वायर क्या कर रहा होता है? सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन से मुराद ये है कि क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट देगा और आपको कहेगा कि यार ज़बरदस्त सा कंटेंट क्रिएट करके दो, यानी कि इश्तिहारात क्रिएट करके दो, यानी कि पोस्ट क्रिएट करके दो, और आपको वो करना होगा। नंबर 2, कम्युनिटी मैनेजमेंट। कम्युनिटी से मुराद है कि आपने लोगों की जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है उनको मैनेज करना है, उनके सवालों के जवाब देने हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करना है कंपनी के बिहाफ के ऊपर। नंबर 3,
इज एडवर्टाइजिंग, यानी कि इश्तिहारात। कंटेंट आपने क्रिएट कर लिया, अब उस कंटेंट को मास ऑडियंस यानी ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना भी आपकी जॉब का हिस्सा होगा। ये जॉब सोशल मीडिया, ब्लॉग क्रिएशन, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे सबसे टॉप के ऊपर ट्रेंड हो रही हैं। नंबर 2 एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जॉब्स इज एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बड़ा टेक्निकल किस्म का लफ्ज़ है, और अक्सर जब भी मैं क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट्स से डिस्कस करता हूँ एसईओ को, तो वो ये समझते हैं कि ये बड़ा कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर में महारत रखने वालों के लिए टॉपिक है। ऐसी बात नहीं। एसईओ से दर हकीकत मुराद ये है कि जब भी कोई गूगल के ऊपर टी शर्ट लिखे, तो आप अगर टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है तो आपका नाम सबसे टॉप के ऊपर अपीयर हो। उसको कैसे करते हैं, उसकी स्किल हम इस कोर्स में भी लर्न करेंगे, और एक एसईओ का अलग से कोर्स इग्नाइट ऑफर कर रहा है, जो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करता हूं कि आप उसको लें और उसको अंडरस्टैंड करें और सीखें। तीसरी मोस्ट कॉमन जॉब्स हैं ऑनलाइन सेलिंग की। अब ये ऑनलाइन सेलिंग क्या चीज़ है? सेलिंग तो हमने हर बार सुना है कि आप पर्सन फेस टू फेस जाते हैं, या ये कि स्टोर में खड़े होकर आप कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। ऑनलाइन सेलिंग से मुराद ये है कि आपको लीड जनरेशन करनी होगी कुछ क्लाइंट्स के लिए। अगर क्लाइंट कहता है कि हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, आप जाएं हमारे लिए नए कस्टमर्स ढूंढ के लाएं, तो ये जॉब आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके और अपनी सेलिंग स्किल्स को यूज करके करना होगी। इसके बाद हमारे पास आती है ऑनलाइन कैंपेनिंग। ये ऑनलाइन कैंपेनिंग सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा है। इसके अंदर 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, व्हाट टू पोस्ट, आपने पोस्ट क्या करना है। यानी कि अगर हम फेसबुक की एग्जांपल लें या यूट्यूब की एग्जांपल लें, तो आप क्या चीज है कि जो ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। नंबर 2, व्हेन टू पोस्ट, कब पोस्ट करना है। अगर आप सुबह 7 बजे एक ऐसी वीडियो पोस्ट करते हैं कि जिसका व्यूअर सुबह 7 बजे सो रहा है, तो वो वीडियो जो है वो ना वो वायरल होगी या ना वो पॉपुलर होगी। वायरल का मतलब पॉपुलर होना। तीसरा इज वेयर टू पोस्ट, उसको पोस्ट कहाँ करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना है। अगर वो फेसबुक सूटेबल वीडियो है तो फेसबुक पे करें, यूट्यूब सूटेबल वीडियो है तो यूट्यूब के ऊपर करें। इससे आगे चलें तो हमारे पास जॉब्स जो हैं वो आती हैं ईमेल मार्केटिंग की या मोबाइल ऐप्स की। ये भी जॉब्स अवेलेबल हैं। कुछ कंपनीज हैं जो आपको कहती हैं कि हमारी ये एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, हम फेसबुक को यूज़ नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप हमारी एक अच्छी सी ईमेल क्रिएट करें और हमारे लोगों तक उस ईमेल को पहुंचाएं। तो वो काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप में वो स्किल्स हैं, आप ईमेल लिख सकते हैं, तो दिस इज़ अ परफेक्ट जॉब फॉर यू। मोबाइल ऐप्स जो हैं वो एक लेटेस्ट ट्रेंड है। हम सब मोबाइल्स को यूज़ करते हैं, मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हैं। उन ऐप्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कभी, तो आपको डिफरेंट एड्स चलती हुई नजर आएंगी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप अक्सर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, और एकदम एक पिक्चर उसके अंदर अपीयर हो जाती है। स्टैटिक पिक्चर होती है, स्टिल होती है, और आप डिस्टर्ब भी होते हैं गेम खेलते हुए, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा क्रॉस होता है जिसको आप जब दबाते हैं तो वो पिक्चर चली जाती है। वो पिक्चर होती है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, जो ऐप्स के अंदर या इन ऐप एडवर्टाइजमेंट के तौर के ऊपर आपके सामने आ रही होती हैं। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने आपको डिफरेंट हॉट ट्रेंडिंग मार्केटिंग जॉब्स के बारे में बताया। अब इन जॉब्स की लिस्ट को आप देखिए और इन लिस्ट में से चूज कीजिए कि आपकी स्किल्स है और आपका पैशन किसके साथ मैच करता है। इस सेशन के अंदर हम देखते हैं कि पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है क्या और कंपनीज क्यों इसको यूज करने के लिए इस टाइम बेचैन हो रही है। सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, और ये आप ही का अपना सिनेरियो है। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप वहां सेल्स की जॉब कर रहे हैं। एकदम आपका मैनेजर आता है और आपको कहता है कि भाई मेरी बात सुनो कासिम, अगले आधे घंटे के अंदर तुमने रिसर्च करनी है और मुझे यह बताना है कि ये जो नया रेस्टोरेंट हम खोल रहे हैं, इसका खाना क्या लोगों को पसंद आएगा और लोग कितने पैसे उसको पे करने के लिए तैयार होंगे। अब आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जिसके ऊपर आप सोच रहे हैं। पहली ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप 5 से 6 लोगों को बुलाएं मार्केट में से, उनको बिठाकर फटाफट पूछें कि भाई आपको किस तरह का खाना पसंद है और आप कितने पैसे पे करेंगे हमारे नए रेस्टोरेंट के लिए। दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरी ऑप्शन आपके पास यह है कि आपका एक दोस्त है जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करता है। आप उसको कॉल करें और उससे पूछें कि यार भाई मेरी प्रमोशन फंसी हुई है, मुझे बताओ
कि हमारा रेस्टोरेंट चलाने के लिए कस्टमर किस तरह का खाना पसंद करेगा और किस तरह की प्राइस पे करेगा। तीसरी चीज, आप सखर की एक्सट्रीम गर्मी के अंदर बाहर निकलें अपने मोटरसाइकिल के ऊपर और जाके मार्केट में डिफरेंट लोगों से पूछें, इस सवाल का जवाब तलाश करें कि जो आपके मैनेजर ने आपको दिया है। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैं आपसे इस सेशन के एंड में दोबारा पूछूंगा, लेकिन आइए पहले जरा कुछ स्टैटिस्टिक्स की तरफ नजर डालते हैं। अब जिस दुनिया में हम रहते हैं यहां 7.5 अरब लोग हैं और उन 7.5 अरब लोगों में से तकरीबन 3.7 बिलियन लोग ऐसे हैं कि जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज के साथ अटैच हैं और उनमें से 2.7 बिलियन लोग ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया डेली यूज करते हैं। लेकिन भाई, हम तो इस टाइम मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो क्या सोशल मीडिया मोबाइल पे यूज करने वालों की तादाद भी उतनी है? मोबाइल फोन यूजर्स दुनिया में इस टाइम 4.9 बिलियन है, जिनमें से 2.5 बिलियन लोग यानी कि 2.5 अरब लोग इस टाइम मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करके डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। यह है स्कोप, यह है उन लोगों का साइज कि जो आपके पोटेंशियल कस्टमर या कंपनी के पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के फवायद क्या हैं जिसके थ्रू हम जज करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है? सबसे पहले है ग्लोबल रीच। इतनी बड़ी दुनिया, उसमें इतने लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, तो आपको अपनी कंपनी का पैगाम दूसरे तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक क्लिक की जरूरत है और पैगाम आप तक पहुंच जाएगा। सेकंड इज पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, यानी कि मुझे अगर हाफ स्लीव्स की शर्ट्स पसंद है तो कंपनी सिलेक्ट कर सकती है कि फेसबुक पे ये डॉक्टर यासिर बैठे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो इनको हाफ स्लीव टी शर्ट की एड दिखाई जाए ताकि ये हमारी वेबसाइट पे आए और आकर चीज को परचेज करें। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर को एंगेज करना। मतलब कस्टमर अपने वेबसाइट इस टाइम देख रहा है आपकी कंपनी को या यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, आप क्या कर सकते हैं या कैसी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं या कैसी मार्केटिंग कर सकते हैं कि कस्टमर एंगेज हो, कस्टमर आपसे सवाल जवाब करे। कस्टमर आपसे सवाल जवाब करेगा तो कनेक्शन बिल्ड होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट वैरायटी। पहले जमाना होता था कि टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलानी है तो उसके लिए प्रोडक्शन के लिए सामान इकट्ठा करना है, प्री प्रोडक्शन का फेज आएगा, फिर धूप के अंदर शूटिंग होगी और उसके बाद फिर एक एडवर्टाइजमेंट बनेगी जो फिर टीवी के ऊपर चलेगी। आजकल अगर आपने अपने ऐड को यानी एडवर्टाइजमेंट को या इश्तेहारात को अपडेट करना है तो इस सब की जरूरत नहीं। आप महीने के 30 दिन भी 30 डिफरेंट किस्म का कंटेंट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं या यूजर तक पहुंचा सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ द कंटेंट की पावर किसने दी? डिजिटल मार्केटिंग ने। उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स कन्वर्जन। जब कस्टमर एंगेज हो गया, रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, कस्टमर ने आपका कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट देख लिया, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? सेल्स। आप सेल के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके सेल्स कन्वर्शन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा मेरे नजदीक भला क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। वो कंपनीज के जो बिल बोर्ड्स के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट्स अभी भी दे रही हैं, उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है और उस सर्टेन कॉस्ट को अगर हम कंपेयर करें डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ तो वो बहुत कम है। तो ये सबसे ज्यादा फायदा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने का या डिजिटल मार्केटिंग का। लेकिन एक सेकंड, मैंने तो आपसे आपकी प्रमोशन के बारे में सवाल किया था सेशन के शुरू में, तो क्या आंसर है आपका? दोस्तों, अगर आपका आंसर उन 3 सवालों में से या उन 3 ऑप्शंस में से एक है जो मैंने आपको स्टार्ट में दी थी, तो आई एम सॉरी, अभी भी आप डिजिटल मार्केटियर नहीं बन सके। आपका आंसर होना चाहिए कि मैं उन तीनों ऑप्शंस में से कोई यूज नहीं करूंगा, मैं अपना मोबाइल फोन निकालूंगा या अपने लैपटॉप पे बैठूंगा और फेसबुक को या डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके मैं अपने मैनेजर को आधे घंटे से पहले ये आंसर प्रोवाइड करूंगा कि हमारा कस्टमर चाहता क्या है, किस तरह का खाना पसंद करेगा और उसकी प्राइस क्या पे करेगा। किसी भी फ्रीलांसिंग कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखिए, सबसे ज्यादा जॉब्स मार्केटिंग के अंदर किस चीज की हैं? या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जॉब पोर्टल को उठा के देखें या इश्तेहारात को उठा के देखें, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जॉब्स मार्केट में इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग की हैं। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज? मैंने तो यही सुना है
कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है या आप कंप्यूटर के अंदर महारत नहीं रखते, तो भाई आप डिजिटल तो कोई चीज कर नहीं सकते। तो आइए सेशन के अंदर मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और फिर आपने ये देखना है कि क्या आप बगैर कंप्यूटर के नॉलेज के या कंप्यूटर के अंदर महारत ना रखते हुए डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स करके फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। इस सेशन को एक्सप्लेन मैं दो किरदारों के थ्रू करूंगा। ये दो किरदार भाई हैं। एक का नाम मिस्टर नदीम है। मिस्टर नदीम जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के किरदार हैं। रोज इन्होंने सुबह उठना है, पेंट कोट पहनना है, टाई पहननी है और नाश्ता करके ऑफिस पहुंचना है एग्जैक्ट 9 बजे। सारा दिन काम करते हैं 5 बजे तक, और 5 बजे से पहले 9 से 10 लोगों को कोई चीज सेल करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और फिर घर आ जाते हैं, और महीने के बाद उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब इन्हीं नदीम साहब का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है अजलान। जरा अजलान के बाल देखिए आप। ये रोज सुबह लेट उठता है, 7 से 8 घंटे कंप्यूटर के ऊपर स्पेंड करता है और शाम को दोस्तों के साथ भी जाता है। ऑनलाइन बैठा ये भी कुछ बेच रहा है, कहता तो यही है कि कंपनीज के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहा है किसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। माँ बाप काफी परेशान है इसके केस के अंदर। लेकिन महीने के बाद अजलान की तनख्वाह एज कंपेयर टू मिस्टर नदीम कभी कभार ज्यादा है। तो मेरा सवाल आपसे इस टाइम यह है कि मिस्टर अजलान और मिस्टर नदीम हैं तो भाई, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कर तो मार्केटिंग की जॉब रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो दोस्तों, बोथ आर मार्केटियर्स, लेकिन नदीम साहब हैं ट्रेडिशनल मार्केटियर। ट्रेडिशनल मार्केटियर से मुराद सुबह उठ के ऑफिस जाना, ऑफिस जाके ट्रेडिशनल सेलिंग करनी, सेलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने कस्टमर से और वापस घर आ जाना। जबकि अजलान ऑन दी अदर हैंड इज ए मॉडर्न मार्केटियर, जिसको हम दूसरे लफ्जों में डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं या डिजिटल मार्केटियर भी कहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स करता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर बैठ के। अब इस एग्जाम्पल के बाद आप सोच ही रहे होंगे कि तो फिर डिजिटल मार्केटिंग हुई क्या? सुबह लेट उठने का नाम डिजिटल मार्केटिंग है, या 7 से 8 घंटे कंप्यूटर के ऊपर टाइम स्पेंड करने का नाम डिजिटल मार्केटिंग है? तो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। आसान लफ्जों में डिजिटल मार्केटिंग है ऑल दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज डन ऑन मॉडर्न डिजिटल चैनल्स। याद करें पिछला एक सेशन कि जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिजिटल मीडिया के बारे में बताया था, डिफरेंट डिजिटल चैनल्स के बारे में बताया था। तो डिजिटल मार्केटिंग नाम है वो तमाम मार्केटिंग के काम कि जो आप कंप्यूटर को यूज करके कर रहे हैं आजकल के दौर में, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन वो काम कौन से हैं? व्हाट आर दोज एक्टिविटीज? सो लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड पेड एडवर्टाइजमेंट। फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर जब आप जाके देखें तो अक्सर आपको नजर आएगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती ये हैं कि आप हमारे लिए पेड एडवर्टाइजमेंट्स करें, मतलब आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर हमारी कंपनी के इश्तिहारात दें। अब विदाउट नेमिंग एनी वेबसाइट, अगर आप थोड़ा रिकॉल करें तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू क्रिकेट मैच देख रहे हैं या ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर क्रिकेट मैच देख रहे हैं क्योंकि बिजली नहीं आ रही और टीवी चल नहीं रहा, तो आपको राइट और लेफ्ट अक्सर कंपनीज के एड्स नजर आते हैं। उसको हम पेड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। दूसरी जो मार्केटिंग एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? बड़ा सिंपल। फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करना। आप एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है और फेसबुक के ऊपर आपकी कंपनी के इश्तिहारात चलेंगे और कस्टमर आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है ईमेल एंड एसएमएस मार्केटिंग। अच्छा, ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग के साथ मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग को भी ऐड करूंगा, मैं वाइबर मार्केटिंग को भी ऐड करूंगा, बल्कि सारे का सारा मोबाइल मार्केटिंग को मैं ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि आजकल के दौर में ईमेल और एसएमएस पुराना होता जा रहा है, तो व्हाट्सएप उसकी जगह ले रहा है। तो उन एक्टिविटीज को करना भी डिजिटल मार्केटिंग के जुमरे में आता है। इसके बाद हमारे पास आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बड़ी टेक्निकल सी टर्म है, काफी लोग डर भी जाते हैं इससे। इससे मुराद सिर्फ यह है कि जब भी कोई आपकी कंपनी का नाम गूगल के ऊपर सर्च करे तो आपकी कंपनी का एड्रेस, वेब एड्रेस और उसकी डिटेल सबसे टॉप पे आनी चाहिए, और उसका एक पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हम इस कोर्स के अंदर मजीद आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी मोबाइल मार्केटिंग की। अब ये मोबाइल मार्केटिंग क्या है भाई? मैंने व्हाट्सएप की और ईमेल की और एसएमएस की तो बात कर दी। मोबाइल मार्केटिंग से मुराद ये है कि वो सारी चीजें जो यूजर या वो सारे प्लेटफॉर्म जो यूजर मोबाइल के ऊपर यूज कर रहा है, या आसान लफ्जों में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, वो सारी एप्स जो यूजर अपने मोबाइल फोन के ऊपर यूज कर रहा है, कंपनी उन एप्स को यूज करके कैसे अपना पैगाम कस्टमर तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, इन सब एक्टिविटीज के बाद
आप अब सोच रहे होंगे कि क्या हमने अभी भी कोई चीज इसमें मिस की है? क्या अभी भी कोई डिजिटल मार्केटिंग की ऐसी जॉब है कि जो नदीम साहब तो कर रहे हैं लेकिन अजलान कर नहीं सकता? एक है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जॉब है। कंपनीज आपको पैसे पे करती हैं कि आप हमारे दिए गए टॉपिक के ऊपर मार्केट से डाटा कलेक्ट करें, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएं और रिपोर्ट बना के हमें दें। तो इन सब एक्टिविटीज को देखकर आपके जहन में क्या आता है? क्या अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर महारत नहीं है या आप कोडिंग नहीं कर सकते, तो क्या स्टिल कैन यू डू डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स? जवाब मेरे दोस्तों है बिल्कुल। और हम सब और आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं, इवन इफ यू डू नॉट हैव अ कंप्यूटर साइंस डिग्री। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग सेल्स है, मार्केटिंग इवेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप को लेके आने का नाम है। आप जब भी किसी से पूछेंगे कि यार मुझे बताओ कि मार्केटिंग दर हकीकत है क्या, तो वो आपको एक लिस्ट दे देगा कि मेरे नजदीक मार्केटिंग इस चीज को कहते हैं। आजकल की मार्केटिंग को यहां पहुंचने में टाइम लगा। इस टाइम को हम कहते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कैसे हुई। टोटल 7 ऐसे दौर या 7 ऐसे इराज कि जिसके थ्रू मार्केटिंग इस प्रोसेस तक पहुंची, और हम उसकी डिटेल के अंदर जाके एग्जांपल्स के थ्रू लर्न करेंगे कि मार्केटिंग दर हकीकत है क्या या क्या थी इन सब दौरों के अंदर। तो आइए सबसे पहले दौर के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट इरा वाज ट्रेड इरा। पुराने जमाने की बात है। ट्रेड इरा के अंदर ना मशीनें हुआ करती थी, ना आपको ऑटोमेशन नजर आती थी, ना फैक्ट्रियों के अंदर लोग जाके काम किया करते थे। तो फिर क्या करते थे वो? बार्टर सिस्टम का नाम सुना है आपने? बार्टर सिस्टम से मुराद यह है कि मेरे पास कपास है और आपके पास गंदम है, आओ एक्सचेंज करें। तो उस दौर के अंदर मार्केटिंग नाम था एक्सप्लोरेशन का, या यह देखना कि दूसरा बंदा जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है जिसका मुझे फायदा हो सकता है। यह वही दौर है कि जिसके अंदर हमने गैस को भी एक्सप्लोर किया, जिसके अंदर इंसानियत ने ऑयल को भी एक्सप्लोर किया। तो उस जमाने में मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन को कहते थे। अब आता है दूसरा दौर जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन एरा। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह दौर शुरू हुआ 1860 से लेकर 1910 तक। इसके अंदर फैक्ट्रीज लगी, मशीन्स लगी, लोग फैक्ट्री जाना शुरू हुए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग फैक्ट्री में जाकर चिप्स के रैपर्स को पैक कर रहे हैं। यह इसी दौर में हुआ या इस दौर में शुरू हुआ। तो मार्केटिंग का फोकस फिर क्या था प्रोडक्शन एरा में? मार्केटिंग का फोकस यह था कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। जो इंसान या जो वर्कर 8 पैकेट्स दिन के अंदर पैक कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाकर उस 8 को 15 के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और मार्केटिंग उस चीज के ऊपर फोकस कर रही थी। इस प्रोडक्शन एरा के बाद तीसरा जो दौर आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसको हम कहते हैं सेल्स का दौर या सेल्स एरा। अब सेल्स एरा बेसिकली क्या है? सेल्स एरा है कि प्रोडक्शन भी हो गई, मार्केटिंग ने उसके ऊपर फोकस कर दिया। अब प्रोडक्ट तैयार पड़ी है, तो उसको बेचने के लिए यू नीड अ सेल्स पर्सन। तो मार्केटिंग फिर नाम हो गया सेलिंग का। आप अच्छे से अच्छे सेल्स के लोग हायर करते थे, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे, और वो जाके मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे। और ये जो दौर है ये था 1920 से लेकर 1930 तक, जिसके अंदर मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग का नाम होती थी। फिर अगला दौर आया। अगला दौर था 1940 से 1950 तक, जिसके अंदर मार्केटिंग वालों को एहसास हुआ कि यार सेलिंग और प्रोडक्शन ही खाली मार्केटिंग नहीं है, हमें ब्रांडिंग की तरफ भी तवज्जो देनी है, हमें इश्तेहारात भी बनाने हैं, हमें ब्रोशर्स भी बनाने हैं। आपने अक्सर देखा है कि आपके लोकल इलाके में जो पिज़्ज़े की दुकान है उसका आपको घर पे पैम्फलेट मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री का। ये इसी दौर के अंदर शुरू हुआ। तो मार्केटिंग को नाम दिया गया ब्रांड डेवलपमेंट का। इससे आगे अगर हम चलें तो फिर ज्यादा जो हम वेल नोन कॉन्सेप्ट जिसको समझते हैं मार्केटिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट, वो आया जो था 1960 से लेकर 1990 के दरमियान। इसमें क्या हुआ? इसमें प्रोडक्शन के लोग, सेल्स के लोग और ब्रांड डेवलपमेंट के लोग इकट्ठे एक टेबल पे बैठे
और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमारी कंपनी को बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो हमें इकट्ठे काम करना पड़ेगा। तो फिर सारी कस्टमर स्ट्रेटजीज जो बनने लगी वो इकट्ठे बैठ के बनने लगी, और हैंस इट इज कॉल्ड द मार्केटिंग कंपनी एरा। अब आगे चलिए, कंपनी ने जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सफर तय करना शुरू किया तो 1990 में जाके उनको यह पता लगा कि कस्टमर के पास चूंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं तो खाली सेलिंग और ब्रांडिंग ही हमारे काम नहीं आ रही। तो भाई अगर ब्रांडिंग और सेलिंग काम नहीं आ रही तो फिर देन व्हाट इज द आंसर? द आंसर वाज रिलेशनशिप। कंपनी ने यह डिसाइड किया कि आओ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप करो और कस्टमर की तरफ हाथ बढ़ाओ ताकि वो आपका इवेंचुअली लॉन्ग टर्म कस्टमर बन सके। दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप एरा। और फिर दौर आया मेरे और आपकी तरह के जवान लोगों का, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एरा। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एरा क्या है? ये वही एरा है कि जिसके अंदर मैं और आप इस टाइम सांस ले रहे हैं। 2010 से ऑनवर्ड जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज आम हुई तो कंपनीज ने यह देखा कि रिलेशनशिप हमें अब डिजिटाइजेशन की तरफ करना चाहिए, यानी कि कस्टमर ज्यादातर अवेलेबल डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर। आप अगर अपनी एग्जांपल देखें तो आप ज्यादातर दिन का टाइम फेसबुक पे गुजार रहे हैं या यूट्यूब पे गुजार रहे हैं। तो कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि चलो फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर जाकर एडवर्टाइजमेंट करो और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओ, जिसके थ्रू हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इन सब दौरों से गुजर के मार्केटिंग अपने एवोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लेकिन इसके बाद मार्केटिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है कंपनीज को? तो आइए देखिए। नंबर 1, एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज। एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज से मुराद है कि आप अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते हैं। सेकंड नंबर पे ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए मार्केटिंग अपना किरदार अदा कर रहा है। थर्ड नंबर के ऊपर है क्रिएटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ब्रांड। मतलब आप ब्रांड के कलर्स को डिसाइड कर रहे हैं, ब्रांड के थीम को डिसाइड कर रहे हैं ताकि कस्टमर आपके ब्रांड को अपने जहन के अंदर रख सके। चौथे नंबर पे है हमारे पास मेकिंग कंपनी वाइड एफर्ट्स इंटरेस्टिंग, यानी कि पूरी कंपनी को एक गोल के लिए काम करना है, जिसके अंदर मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप शहद बनाने वाली कंपनी है और आपकी टैगलाइन है कि हमारा शहद सबसे मीठा है, तो आपका सेल्स का बंदा भी मीठा होना चाहिए, वरना सेल्स का बंदा तो कड़वा है और शहद मीठा है तो आप कस्टमर कभी भी जीत नहीं सकते। पांचवें नंबर पे हमारे पास है क्रिएटिंग कस्टमर रिलेशनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अगर कस्टमर का रिलेशनशिप विन कर लिया तो सारी जिंदगी कस्टमर कभी कहीं भागने नहीं लगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज। इन्वॉल्व करके इंप्रूव करना। कम्युनिटीज से क्या मुराद है? मेरी और आपकी तरह के लोग। जब आपने रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्ड कर दिया तो वो कस्टमर अगले बंदे को बताएगा, तो एक कम्युनिटी बन जाएगी आपकी कंपनी के इर्द गिर्द। आजकल हम सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया का दौर है और मार्केटिंग डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी के बगैर बिल्कुल अधूरी है। लेकिन ये डिजिटल मीडिया है क्या चीज? तो आइए आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली इज डिजिटल मीडिया, उसके फीचर्स क्या हैं और चंद एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मीडिया। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपसे 3 सवाल पूछता हूं और ये 3 सवाल 3 एग्जांपल्स के थ्रू मैं पूछूंगा, तो जरा गौर से सुनिए और इनके आंसर्स याद रखिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप YouTube पर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो के दौरान सडनली एक बड़ी मशहूर कपड़े बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट रन होती है या प्ले होती है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या वो कपड़े बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना पैगाम आप तक पहुंचा रही है? आइए सेकंड क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूं। मोबाइल फोन आपकी जेब में है और एकदम उसकी रिंग होती है और आप उसको निकाल के टर्न ऑन करते हैं और स्क्रीन के ऊपर एक एसएमएस रिसीव हुआ है आपको। आपने एसएमएस ओपन किया और एसएमएस के अंदर मैसेज ये है कि अगर आपके घर में एसी है तो हम आपको एसी की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे और एसी का रिपेयर भी प्रोवाइड करेंगे और ये हमारा मोबाइल फोन नंबर है, प्लीज गिव अस अ कॉल। तो मेरा आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या वो एसी बनाने वाली कंपनी
डिजिटल मीडिया को यूज करके अपना पैगाम आप तक कम्युनिकेट कर पा रही है? तीसरी एग्जांपल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप फेसबुक पे बैठे अपने दोस्तों या फेवरेट सेलिब्रिटी या फेवरेट क्रिकेट टीम के बारे में अपडेट्स देख रहे हैं, एंड सडनली यू सी ए स्मॉल एडवर्टाइजमेंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन और ऑन योर टैबलेट, और वो एडवर्टाइजमेंट है एक यूनिवर्सिटी की, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टाउन, प्लीज क्लिक हेयर फॉर एडमिशंस। तो क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि क्या वो यूनिवर्सिटी डिजिटल मीडिया को यूज करके अपना पैगाम आप तक पहुंचा रही है? तो दोस्तों, द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज दैट यस, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मीडिया। तो आइए देखते हैं कि डिजिटल मीडिया की डेफिनेशन क्या है। नाउ डिजिटल मीडिया इज एक्चुअली रेफर टू ऑडियो, वीडियो, फोटो or textual content that is developed either by using a computer or a smart device and is also transmitted digitally. अब डिजिटल मीडिया की डेफिनेशन जो है वो है तो बड़ी सिंपल, लेकिन इसके 3 फीचर्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है डिजिटल मीडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। द फर्स्ट फीचर ऑफ डिजिटल मीडिया इज मास रीच। मास रीच से मुराद ये है कि कंपनी अपना मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक एक क्लिक के थ्रू पहुंचा सकती है, ख्वाह वो यूट्यूब के थ्रू हो या वो फेसबुक के थ्रू हो। The second and the most interesting feature of digital media is interactivity. Interactivity से मुराद ये है कि कस्टमर या ऑडियंस आपकी पब्लिश्ड कंटेंट के ऊपर ऑन द स्पॉट लाइव आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि आपके साथ इंटरेक्शन कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर ऑफ डिजिटल मीडिया सोशल नेटवर्किंग, जो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है। इससे मुराद ये है कि लोग अपनी पैशन की बेस के ऊपर ब्लॉग्स फॉर्म कर सकते हैं और अपनी पैशन की बेस के ऊपर कम्युनिटी या कम्युनिटी फोरम्स फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए डिजिटल मीडिया के कुछ एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं ताकि डिजिटल मीडिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो सके। द फर्स्ट एग्जांपल इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपना मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचा सकती है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं? हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, और इसके अलावा बेतहाशा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां यूजुअली कस्टमर अपने दोस्तों के साथ, सेलिब्रिटीज के साथ या फेवरेट क्रिकेट टीम के साथ कनेक्ट करता है। द सेकंड एग्जांपल ऑफ डिजिटल मीडिया इज वेबसाइट्स, कि जहां कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट और मैसेज पुट कर सकती है और कस्टमर्स उसको व्यू कर सकता है और कस्टमर्स उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। द थर्ड एग्जांपल ऑफ डिजिटल मीडिया आर ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की डिजिटल मीडिया एग्जांपल है। ब्लॉग्स आर एक्चुअली दोज वेबसाइट्स और फॉरम्स कि जो लोग या कस्टमर्स या ऑडियंस अपनी पैशन की बेस के ऊपर क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका पैशन फोटोग्राफी है, आपको पिक्चर्स खींचने का शौक है, तो कैमरा बनाने वाली कंपनी उन ब्लॉग्स को यूज करके अपना मैसेज आप तक पहुंचा सकती है उस डिजिटल मीडिया को यूज करके या उस ब्लॉग की वेबसाइट को यूज करके। और आखिरी एग्जांपल हमारे पास ईमेल्स और एसएमएस की है, जो हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर यूज करते हैं। एसएमएस की एक एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट में भी दी थी, जिसके ऊपर मैंने आपसे सवाल पूछा था। और ईमेल्स के ऊपर अगर आप थोड़ा सा अपने रिकॉल करें एक्सपीरियंस को, तो काफी कंपनीज न्यूज़लेटर, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल भेजती हैं, जो अगर आपको पसंद आता है तो आप उसके ऊपर रिप्लाई करते हैं। तो सेशन खत्म करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं कि जिसका आंसर आप इंटरनेट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। टेलीविजन जो हम काफी अरसे से देख रहे हैं और कंपनीज यूज कर रही हैं अपने एडवर्टाइजमेंट कस्टमर्स को दिखाने के लिए, इज टेलीविजन ए फॉर्म ऑफ डिजिटल मीडिया? मार्केटिंग की कोई भी किताब हो, वेबसाइट हो या यूट्यूब का चैनल हो, पहला टॉपिक हमेशा व्हाट इज मार्केटिंग पर ही होता है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स टीच करने से पहले कैसे इस टॉपिक को मिस कर सकता हूं? फर्क इस टॉपिक को टीच करने में मेरा ये है कि मैं हमारी रोजमर्रा की एग्जांपल्स को यूज करूंगा और बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग इज, कि मार्केटिंग है क्या। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और इसके ऊपर आपने बड़े गौर से सोचना है। आप घर पे बैठे हैं, एकदम फोन रिंग होता है, आपने फोन पिक किया, दूसरी तरफ से एक खातून बात कर रही हैं जिनका नाम है साइमा। साइमा ने कहा कि जी मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से मेरा ताल्लुक है और आज अगर आप
ये पैकेज साइन अप करवाएंगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। तो सवाल मेरा आपसे दोस्तों ये है कि क्या साइमा मार्केटिंग की जॉब कर रही है? दूसरी एग्जांपल और बड़ी इंटरेस्टिंग, आप अक्सर शॉपिंग मॉल जाते होंगे, अक्सर मार्केट्स जाते होंगे, संडे बाजार या इतवार बाजार जाते होंगे, वहां आपको डिफरेंट लोग खड़े हुए नजर आएंगे कि जो चीजें बेच रहे हैं, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 100 रुपए की, एक के साथ दो फ्री। तो क्वेश्चन या सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आपके नजदीक वो भी मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं? अगर इन दोनों सवालों का आंसर आपके नजदीक यस है तो यू आर 100% राइट। ये दोनों मार्केटिंग ही की जॉब कर रहे हैं। साइमा बेशक टेलीफोन के थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है और जो दूसरे साहब जो इतवार बाजार में खड़े चीजों को बेच रहे हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन है ये मार्केटिंग की जॉब। लेकिन मार्केटिंग इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो आइए लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग और उसके बाद फिर हम मार्केटिंग की डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स। क्रिएटिंग मतलब बनाना, कम्युनिकेटिंग मतलब बताना, डिलीवरिंग मतलब उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और एक्सचेंजिंग का मतलब तो आप सारे जानते ही हैं कि एक चीज के बदले दूसरी चीज को लेना। अब ऑफरिंग्स जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब ऑफरिंग से क्या मुराद है? ऑफरिंग से मुराद है वो सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कंपनी बना रही है। लेकिन वो जब बनाएगी तो इन रिटर्न वो क्या ले रही है कस्टमर से? वो कस्टमर से वैल्यू ले भी रही है और कस्टमर को वैल्यू दे भी रही है इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये आपने जहन में रखना है कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और सर्विसेज बनाती है, जिसमें ये चारों चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वो एम्बेड होती हैं या उसमें शामिल होती हैं, और इन रिटर्न वैल्यू मिल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन को भी और कस्टमर्स को भी। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले ये क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब क्या है। अब आप ये मेरे पीछे देखें, ये आपको एक शेल्फ नजर आ रहा है जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको पड़ी हुई नजर आ रही हैं। अब फॉर इंस्टेंस ये एक प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाई, जो भी प्रोडक्ट है ये। अब इसको बनाने के अंदर कंपनी का एक सर्टेन प्रोसेस इन्वॉल्व है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएटिंग वैल्यू, यानी कि मार्केटिंग उस प्रोसेस का नाम है कि जिसके थ्रू कंपनी को पता लगता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, और उसको जहन में रखकर कंपनी प्रोडक्ट को बना रही होती है। सेकंड स्टेप, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है कम्युनिकेटिंग वैल्यू का नाम। यानी कि आपने प्रोडक्ट तो बना ली और प्रोडक्ट तो भाई बड़ी जबरदस्त है, लेकिन कस्टमर को तो पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कैसी है। तो आप एक इफेक्टिव मैसेज जो है वो कस्टमर को देते हैं कि जिसके बाद कस्टमर को पता लगता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है, ओ भाई बात सुनना यार, ये प्रोडक्ट तो खरीद लो। ही डिड नॉट बाय द प्रोडक्ट फॉर मी। क्यों? क्योंकि जो मैसेज जिस तरीके से मैं डिलीवर कर रहा हूं वो इफेक्टिव नहीं है। तो की पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेटिंग वैल्यू तो है, आप कस्टमर को बता तो रहे हैं, लेकिन उसको इफेक्टिव तरीके से बताएं ताकि कस्टमर उसको सुने। तीसरा पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट, डिलीवरिंग वैल्यू। डिलीवरिंग वैल्यू से मुराद ये है कि प्रोडक्ट बन गई, आपने कस्टमर को भी बता दिया, सर्विसेज बन गई, आपने कस्टमर को भी बता दिया, लेकिन अब उसको डिलीवर भी तो करना है, उसको कस्टमर की प्रेमिसेस या उसकी जगह तक भी तो पहुंचाना है, ख्वाह वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो डिलीवरिंग दैट प्रोडक्ट एंड वैल्यू इज द जॉब ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इज द जॉब ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी जो है उस प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाती है, और इस पूरे प्रोसेस को पहुंचाने तक, कस्टमर को पहुंचाने तक, इसको मार्केटिंग कहते हैं। लास्ट स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपनी को भी रिवॉर्ड मिलता है, कस्टमर को भी रिवॉर्ड मिलता है। उस स्टेप को हम कहते हैं एक्सचेंजिंग वैल्यू। आपने प्रोडक्ट सर्विस बना ली, आपने कम्युनिकेट कर दिया और आपने डिलीवर कर दिया। अब बारी आई है एक्चुअल सेलिंग की। आपने एक चीज जो आपने बनाई है वो कस्टमर को दी, और कस्टमर से आपने पैसे पकड़े, और आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वैल्यू मिल गई और कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मार्केटिंग के अंदर हम अक्सर मिस कर जाते हैं, कि बिजनेस का ओनली पर्पस इज नॉट टू अर्न मनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट बेच के पैसे तो कमा लिए, लेकिन क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट से खुश भी है? और अगर कस्टमर खुश है तो वो फिर आपको 5 स्टार्स देगा, और जब वो आपको 5 स्टार्स देगा तो फिर आपका एम्बेसडर भी बनेगा। एम्बेसडर बनेगा तो फिर वो दूसरे लोगों को भी बताएगा कि भाई इस कंपनी की प्रोडक्ट खरीदो, वो सबसे अच्छी है। और जब वो बताएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव एज ए कंपनी मार्केटिंग करने का ये होना चाहिए कि मेरा कस्टमर सबसे ज्यादा खुश हो ताकि वो बार बार आपके पास आए।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर रशीद है और मैं डीजी स्किल्स के इस कोर्स डिजिटल मार्केटिंग में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले कि मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊं, आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने बारे में देता हूं। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद मैंने अपनी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री मार्केटिंग की फील्ड में हासिल की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। वहीं मैंने वहाँ की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया मार्केटिंग की फील्ड में, और उसके बाद मैं यूएस से चला गया जहाँ से एमआईटी से मैंने डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन की। ये तो हो गया मेरा एजुकेशनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। लेकिन आप एक सवाल मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं कि भाई हमें आप फ्रीलांसिंग पढ़ा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फ्रीलांसर कैसे बन सकता हूँ, और ख़ुद आप अपनी जॉब और एजुकेशनल डिग्री का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग मेरा हमेशा से शौक रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कंपनी 2004 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू की, एंड सिंस देन आई हैव सक्सेसफुली रन 7 टेक स्टार्टअप्स। अब करंटली पाकिस्तान में मैं एक यहाँ की निजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ जहाँ मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, और उसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनर और कंसल्टेंट भी हूँ। लेकिन मेरा पैशन अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप है, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की तादाद बढ़े, होम एंटरप्रेन्योर्स की तादाद बढ़े, ताकि जॉब ढूंढने की बजाय हम अपना बिजनेस शुरू करें टेक्नोलॉजी की मदद से। तो दोस्तों, इसी मिशन का एक हिस्सा डीजी स्किल्स का ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग है, कि जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स यूज करके पैसे कमा सकते हैं अपने लिए और अपने खानदान के लिए। अब आइए जरा थोड़ा सा कोर्स पे नजर डालते हैं। मैंने ये कोर्स थ्योरी और प्रैक्टिस को ब्लेंड करके बनाया है। इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है कि जिसमें हम बेस सेट करेंगे। बेस का क्या मतलब है? बुनियादें। जब नया घर बन रहा होता है तो सबसे पहले उसकी बुनियादें खोदी जाती हैं। यही काम हम इस कोर्स में भी करेंगे। सेटिंग द बेस के स्टेप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है। तो वी विल सेट द बेस इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है माइंडसेट डेवलपमेंट। मैं डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सिखाने से पहले कोशिश करूंगा कि आपका दिमाग एक डिजिटल मार्केटिंग की तरह का बनाऊं। डिजिटल मार्केटिंग सोचता कैसे है, कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, और क्लाइंट्स कौन कौन से प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के आपको दे सकता है। फिर आएगा स्टेप नंबर 3। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर करंटली अवेलेबल है। उन प्रोजेक्ट्स को एक्वायर कैसे करना है, उनको विन कैसे करना है, और किस तरीके से क्लाइंट के साथ मैनेज करना है और नेगोशिएट करना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ये तमाम चीज़ें हम स्टेप नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 4 इज़ ऑन एक्चुअल स्किल्स। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, प्लेटफॉर्म सीखेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीखेंगे। हम देखेंगे कि उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे होती है और मार्केटिंग की डायनेमिक्स क्या है इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे। फिर हम आएंगे डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। उसमें हम सर्च एडवर्टाइजमेंट्स को भी लेंगे और गूगल के प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करेंगे, और हम सीखेंगे कि कैसे गूगल को यूज़ करके हम मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर आगे चलेंगे और आगे चल के हम देखेंगे कि ब्लॉग्स को किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे उसके ऊपर मार्केट होती है। और उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन लीड्स यानी सेल्स जनरेशन के बारे में भी बताऊंगा, और डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर पोस्टिंग कैसे होती है उसके बारे में भी बताऊंगा इस स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5 आएगा, और स्टेप नंबर 5 के अंदर मैं आपको थोड़ी सी एडवांस स्किल्स दूंगा। जब आप फ्रीलांसिंग का काम शुरू करेंगे और स्टेप नंबर 4 की तमाम स्किल्स अप्लाई करके पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे और वो आपके बाएं हाथ का काम बन जाएगा क्योंकि आसान स्किल्स है, तो फिर स्टेप नंबर 5 की स्किल्स आपको काम आएंगी। स्टेप नंबर 5 में हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे सेटअप होता है, डिजिटल मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाता है, नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, और डाटा एनालिटिक्स की पावर को यूज़ करके कैसे आप फ्रीलांसिंग की दुनिया से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। और फिर आएगा लास्ट स्टेप नंबर 6, कि जिसके अंदर मैं आपको एज ए प्रोफेसर थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग की थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों को ब्लेंड कर सकें। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर मेरा मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की स्किल्स को हासिल करें। मैं चाहता हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग की भी प्रैक्टिसेस को और थ्योरी को समझें, अंडरस्टैंड करें, ताकि वो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, गेट रेडी फॉर वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग कोर्स ऑफर्ड टू यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म डीजी स्किल्स। और मेरा साथ आपके साथ अगले कुछ हफ्तों के लिए रहेगा, एंड आई होप यू एंजॉय दिस कोर्स। गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट।